Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। वीडियो वीडियो ऑन करो भाई। देखे बहुत दिन से चेहरा देखे हो गया। ऑन कर दो सारे लोग, जितने लोग ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर। सबको देख ले, पहचाने तो इनकार कर देंगे। ये तो ध्रुव हो गया और बस। अरे वीडियो ऑन कर फिर ऑफ कर लियो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, हर्ष हो गया, ठीक है। हर्ष को पहचान गया, ध्रुव को पहचान गया। और देखो फोटो खींचेंगे, जल्दी जल्दी अपना वीडियो ऑन करो, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग होगी। हाँ? अच्छा, मतलब दो ही लोग क्लास में हैं लाइव, बाकी सब कंबल के नीचे घुसे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आप लोगों को सबको परमानेंटली म्यूट कर देते हैं, दो को छोड़ के। तो धमकी दे रहे हैं सच में? ये डरो, धमकी क्यों नहीं समझते यार? धमकी दे रहे हैं, परमानेंटली म्यूट कर देंगे, ऑप्शन है। अच्छा, हर्ष कुमार सिंह, अच्छा ये भी अच्छा बच्चा है। शक्ल दिखाओ जल्दी जल्दी, और जिसका प्रॉब्लम है बंद कर सकते हो। एक बार शक्ल दिखा दो, उसके बाद हम तुम्हारी शक्ल क्या देखें? हम अपनी शक्ल खुद देख के परेशान रहते हैं। चलो हाँ ठीक है, घर अच्छा है, सब देख लिया हर्ष? गुड। घर भी अच्छा है, वॉच बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा है। भाई पढ़ाई का दिखा, टेबल कैसा है? पढ़ाई का टेबल जहाँ पे पढ़ता है वो दिखा, घड़ी दिखा रहा है। ओके, तो आज हम लोग कुछ कांड करने वाले हैं। कांड क्या होगा? डाउट क्लास, डाउट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब डाउट डिस्कस करते समय टीचर का गुस्सा सातवें आसमान पे होता है, तो अब गुस्से का कहर जो है टूटेगा। यहाँ वाले पे तो टूटेगा ही टूटेगा, साथ में तुम लोग। तो इसमें क्या है कि डाउट डिस्कस करेंगे, डाउट सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे? डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाउट सॉल्व करने से फिर फायदा नहीं होगा, डाउट डिस्कस करना जरूरी है। और तुम्हें तो कुछ भी डाउट नहीं होगा बेटे, कौन सेक्शन में है? हाँ बहुत बढ़िया, उसको रखे रहो। जब मैं परमुटेशन कहूँ तो कोने करना, कोने कहूँ तो कुछ और करना। Oh my dear child, let us start our class. Jesus bless you. ठीक है, वीडियो ऑफ रख सकते हो, लेकिन सोना मत। और रजाई कंबल के अंदर घुस के, एक बच्चे का भी क्लास ले रहे थे कुछ देर पहले, तो वो ऐसे लग रहा था, ऐसे ही उठा पूरा कंबल वंबल लपेट के। मैंने कहा भाई कहाँ है, इग्लू में क्यों छुपा हुआ है? इंडिया में इतना भयंकर ठंड तो अभी नहीं आया है। वो ब्लैंकेट करके लेके, तो क्या हो गया सर? वो तबीयत खराब, कितने बजे पता चला? अभी कुछ देर पहले। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो टावर तो डाउट शुरू किया जाए। सबसे पहले एक कंसेप्ट जो है, छोटा सा कंसेप्ट है, उसको हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। जैसे कोई मान लो नेचुरल नंबर है n, देखो इसमें बहुत ज्यादा नहीं बता सकते। कोई नेचुरल नंबर है n, तो नेचुरल नंबर कोई भी हो, उसका प्राइम फैक्टर हम निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हो ना? 2 से डिवाइड कर दोगे, फिर 2 से तब तक करते रहोगे। जैसे 12 है, 12 है, तो 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3। 2 इंटू 3 वाली बात नहीं कर रहे, मतलब डिस्टिंक्ट। तो अगर मान लो किसी नेचुरल नंबर का हमने फैक्टराइजेशन किया, उसका हमने फैक्टर निकाला, किसी का निकाला, वो कुछ ऐसा आ रहा है, p1 रेज टू द पावर अल्फा 1 into p2 raised to the power alpha 2 into p3 raised to the power alpha 3, so on क्या है बेटा? into मान लो pn raised to the power alpha n है। यहाँ पे प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि ये p1 p2 p3 pn जो होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? अलग अलग प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर जो 45 से डिवाइड होता है ना, यू नो क्या होता है प्राइम नंबर?
बहुत 45 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर जानते ही होंगे क्या होता है, जो खुद से वन प्राइम नंबर है नहीं, एक्सेप्ट वन। प्राइम नंबर का दूसरा डेफिनेशन होता है, कोई तुमसे पूछेगा वन खुद से डिवाइड हो रहा है और वन से डिवाइड हो रहा है, सही तो है? तो कैसे बताओगे हमें कि ये प्राइम नंबर नहीं है? भाई मैंने कहा कि प्राइम नंबर का अगर मैं तुमसे प्राइम नंबर का अगर डेफिनेशन हमने ये बताया कि वन से और सेल्फ से डिवाइड होता है, तो वन इस दोनों को फॉलो कर रहा है, वन से भी डिवाइड हो रहा है और सेल्फ से भी डिवाइड हो रहा है। तो प्राइम नंबर में होता है कि प्राइम नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ। कम से कम टू फैक्टर होना चाहिए किसी नंबर का। तो वन का दो फैक्टर है कौन सा? है ही नहीं, वन ही है, टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स नहीं है, इसीलिए वन प्राइम नंबर में नहीं कंसीडर करते। ठीक है, रीजन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। चलो उस बात को हम नहीं कर रहे। तो हमारा P1 P2 P3 क्या है, उसके आगे लिख लोगे where P1, P2, P3 so on Pn are distinct primes, distinct primes। ठीक है, तो हो गया सर, ये तो हो गया। चलिए P1 P2 के बारे में हमने बता दिया, ये सारे डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। व्हाट अबाउट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, कोई नंबर है, कोई नेचुरल नंबर, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सो ऑन। अब कहते हैं कि इसके बेस में पहला डेफिनेशन ये, पहला फॉर्मूला ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसी का दूसरा नाम क्या है, डिवाइजर्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर डिवाइजर्स। ओके, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। इज इक्वल टू होता है अल्फा 1 + 1 into alpha 2 + 1 and so on alpha n + 1। यानी एक्सपोनेंट में हम लोग क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं और सबको मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन ये उठेगा कैसे, तो थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन के फॉर्म में इसको छोड़ते हैं। आसान। दूसरा इसमें पार्ट आता है, पहले फॉर्मूला को करेक्ट कर लेते हैं, कैसे तो हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि कैसे, मतलब क्या चीज है, हमसे पूछ रहा है। दूसरी बात हो गया सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स या सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, यानी जितने भी फैक्टर्स निकलेंगे, जैसे मान लो 6 है, तो 6 के फैक्टर कौन कौन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। इन सब का सम क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 6, जैसे 12 हो गया। नहीं, ये ऐड करके नहीं बताना है, अभी नहीं बताना। जैसे 12 का फैक्टर कौन कौन हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया। तो हम इन फैक्टर्स को जब ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12, तो क्या होगा, ये बात समझ गए। सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स या ऑल फैक्टर्स, मान लो इसके फैक्टर हैं, मान लो x1 x2 x3 so on xn, इतने फैक्टर्स हैं, तो हमें निकालना है x1 + x2 + x3 + x4 so on xn। इसके लिए क्या होता है, सम ऑफ, लिख लो, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू P1 raised to the power alpha 1 + 1 - 1 upon P1 - 1 into P2 raised to the power alpha 2 + 1 - 1 upon P2 - 1। से डिनोमिनेटर में n-1 है। P1 - 1। ओके, ठीक है, क्या होगा, P1 - 1 बेटा, P1 - 1 into so on क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से बोलो, P raised to the power alpha n + 1, यानी एक्सपोनेंट में ऐड करना है, -1 डिवाइडेड बाय Pn, है ना, Pn - 1। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन
ऑब्वियस है, दो क्वेश्चन उठा कि सर ये दोनों तो चलो ठीक है फॉर्मूला है और आपने कहा और मान लो हमने याद कर लिया, ठीक है अच्छी बात है। हाँ कहाँ से आया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा करने से टोटल फैक्टर मिलते कैसे, इसे काउंटिंग कैसे होती है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और उन फैक्टर्स का सम। एक्चुअली हमें काउंटिंग और काउंटिंग के सम के बारे में बात करना है। ओके तो देखो क्या है सिचुएशन, लिखिए बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जल्दबाजी में थक गया क्या, थके हो तो काम पकड़ के 200 में उठक बैठक ले लो, अभी थकावट दूर हो जाएगी। ओके शुरू किससे करें, जैसे एक क्वेश्चन हम नॉर्मल बात करते हैं, अभी पेन अब पेन नहीं चलाना, समझो और फिर समझ लो। वेरी मेनली तुमको डेरिवेशन समझना है ना, तुमको तुम्हारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन, देखो दो तरीके से पूरा 11 12 चलेगा। कुछ चीजें होंगी जो समझा सकते हैं, कुछ चीजें रट्टा मार। 200 साल का मैथमेटिक्स कैसे सिखा दूं 2 साल। ओके तो चलो जैसे मान लो एक बहुत छोटा एग्जांपल है 12, हमें 12 बड़ा अच्छा लगता है, हम हमें से छोटे एग्जांपल से कहा 12 लिखो, यानी नेचुरल नंबर हमारा क्या हो गया 12, ठीक है। इसका जो फैक्टर हो गया 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 1। ओके इसमें कोई समस्या नहीं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए कहा था, क्या कहा था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गया बेटा 2 + 1, यानी एक्सपोनेंट +1 इंटू क्या हो गया बेटा 1 + 1, मतलब क्या हो गया 3 × 2 = 6, यानी इसके 6 फैक्टर्स होंगे। और इसको हम कैलकुलेटिव वे में कर सकते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 12 हो गया, तो 6 फैक्टर्स आ गए। लेकिन इस फैक्टर्स बनाने में क्या होता है, तो देखो 2 का एक्सपोनेंट क्या है 2, तो 2 की पॉसिबिलिटी जो भी फैक्टर्स यहाँ पे लिखोगे उसमें पॉसिबिलिटी क्या होगा, 2 को नहीं ले सकते, ना ले 2 को, या फिर एक बार 2 को ले, या फिर 2 बार 2 को ले। उसी तरह 3 की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 3 को एक बार भी ना ले, 3 को एक बार ले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 2 सेलेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन, और 3 सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना हो गया 3 × 6, क्योंकि 3 और 2 मिलाकर तो 12 बन रहा है, तो 3 × क्या हो गया जल्दी से बोलो, तो यहाँ पे 3 × 2 = 6, तो 6 फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन कौन से हैं उसको देख लो। पहला फैक्टर ये है 1, दूसरा फैक्टर ये है 2, तीसरा फैक्टर ये है 4। आया समझ में, तो यानी 3 raised to the power 0 तीनों से मिल सकता है। ओके ये आगे समझ में है, यस और नो। उसी तरह आप देखो पहला इधर से फैक्टर एक क्या होगा 3, फिर क्या हो गया 3 × 2 = 6, और फिर क्या हो गया 3 × 4 = 12। यही सारे तो फैक्टर्स लिखे हैं आपने पहले के लिए लिखा 1, फिर क्या लिखा है 2, और फिर क्या लिखा है 4, ठीक है। फिर दूसरे के लिए क्या लिखा 3, 6, 12, ये तो फैक्टर्स है। तो एक्सपोनेंट +1 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसमें एक एडिशनली हम उसको लें चाहे ना लें, ये सिचुएशन आता है, यानी 1 ही ऐड होता है। समझ में आया। अगर 2 raised to the power 4 होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, 0, 2 raised to the 1, 1, 2, 3, 4, यानी 5 पॉसिबिलिटी है। ओके ओके अच्छा ये तो हो गया इसकी। सम की बात अगर करेंगे तो सम में देखो ये जितने भी फैक्टर्स हैं उनका जो सम होगा, ध्यान से देखना, देखो ये सारे फैक्टर्स को कैटर कर रहा है, देखो ध्यान से 2 raised to the power 0, 3 raised to the power 0 कर रहा है कैटर, 2 raised to the power 0, 3 raised to the power 1 कैटर कर रहा है, 2 raised to the power 1, 3 raised to the power 0 कैटर कर रहा है, 2 raised to the power 1, 3 raised to the power 1 कैटर कर रहा है,
2 रेज टू द पावर 2 3 रेज टू द पावर 0 कैटर कर रहा है, और 2 रेज टू द पावर 2 3 रेज टू द पावर 1 सारे कैटर हो गए फैक्टर, और इन्हीं का सम निकालना है। ये किस में है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ये भी किस में है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता था? a r रेज टू द पावर n-1 अपॉन r-1। अच्छा, तो इसका r क्या है? 2 है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है। 2 रेज टू द पावर 0 मतलब 1। तो इसका क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 1 into 2 रेज टू द पावर कितने टर्म्स हैं? 3 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया? 2 माइनस 1। यस और नो? और दूसरा पार्ट क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 1 into 3 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया? 3 माइनस 1। तो मतलब ये लिखा हुआ है, अगर देखोगे तो 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन क्या लिखा हुआ? 2 माइनस 1 इंटू क्या लिखा हुआ? 3 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। यही फॉर्मूला था? यही था फॉर्मूला? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है? है तो बताओ। अच्छा, कहोगे कि सर क्या इतनी ही बातें हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है क्या इतनी ही बातें हैं? तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब क्वेश्चन लिखते हैं। समझ में आ गया? डेरिवेशन आ गया समझ में? कहां से आया है डेरिवेशन? समझ में आ गया? जीपी बन रहा है, और उसको अल्फा के टर्म में लिख के बताते थे। अल्फा और पी ही देखते रह जाते, दोनों में कुछ समझ में नहीं है हो क्या रहा है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक नेचुरल नंबर n लिख लेते हैं। n इज अ नेचुरल। कुछ ऐसा लिखते हैं। 2 का पावर क्या रखना चाहते हो तुम लोग? बोलो कुछ भी। 15 लिख लो into 3 का पावर रखो ना। कैलकुलेशन तुम्हें करना, मुझे थोड़े करना है। कितना? चलो आगे बोलो। अभी सारा सब निकालेगा ना? कोई नहीं, कुछ भी रखो, हमें कोई फर्क नहीं। अगला 5 का पावर 36, 6 का पावर अगला बुला इंटू 6 का पावर। हाँ 6 का नहीं, ये नीचे कुछ पहनते हैं लोग, वो ये खुलता भी है। वो क्वेश्चन देख के बोल रहा है। तो मैंने कहा, मैंने बोला लगातार लिखूंगा मैंने कमिटमेंट करी है। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है? मान लो इतना है। क्वेश्चन में हमेशा तुमसे पूछ के थोड़े क्वेश्चन होगा कि तुमने जो सोच लिया 2 3 5 लिखा हुआ है, आगे 7 नहीं लिखा हुआ तो गलत है क्वेश्चन। और तू सॉल्व करने बैठा है कि तू वेरीफाई करने बैठा है क्वेश्चन को। मान लो ये, तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाने से पहले हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि जो बेसेस हैं क्या वो प्राइम नंबर हैं। तो जब हमने इस पे देखा तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले उसको कंपैटिबल बनाना है फॉर्मूला में। अच्छा, फॉर्मूला में कंपैटिबल बना लिया तो 2 का पावर कितना होगा बता दो? 139। 2 का पावर 139। ठीक है, अपना लियो क्वेश्चन तो अपना झेलोगे, हमें क्या, हम तो तुमसे पूछेंगे। 3 का पावर 188। बोलो 188 हो गया। देखो एडिशन भी तुम लोगों को नहीं आता है। इनटू क्या हो गया? 3 रेज टू 5 रेज टू द पावर क्या हो गया? ठीक है, तो अब ये हमारा नंबर जो है क्या सर हाथ पर कर देता है। बस हो गया, खत्म करो इस क्वेश्चन। क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी लिखते क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? देखो क्या है ना, हमने तुमसे क्वेश्चन इसलिए बनवाया कॉन्फिडेंस है। कुछ भी लिखा रहे क्या फर्क पड़ता है यार? फर्क क्या पड़ता है? कंसेप्ट बदल जाएगा क्या? अच्छा मान लो 1 और 1 को जो ऐड करते हैं उसका जो कंसेप्ट है 1 करोड़ और 5 करोड़ 343 को ऐड करेंगे, कंसेप्ट बदल जाएगा क्या दोनों का? नंबर बड़े होने से कंसेप्ट बदल जाते हैं क्या? बस हो गया।
चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गया? टोटल लिखते जाओ। अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं, बक मत करो, ध्यान से सुनो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू हो गया 140 इंटू 189 इंटू 37। ठीक, जब इतने बड़े नंबर आए, अब देखो यहीं से कुछ चीजें नई सी सीख लो ना। ऐसे बड़े नंबर आए ना, तो देखो पहले क्या करना, आराम से ऑप्शन में देखना, सबको मल्टीप्लाई करने पागलों की तरह मत बैठ जाना। यूनिट डिजिट पहले चेक कर लेना, मल्टीप्लाई। अगर मान लो 0 है और 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 0 है, तो वही आंसर है, मार्क करके निकल जाओ। फिर 10th डिजिट, तो 10th डिजिट कैसे निकलेगा कि ये 0 हटा दिया, ठीक है, ये 0 हटा दिया। अब देखो ध्यान से, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करा जाता है ना। 7 9 जा कितना हो गया? 63। उसका यूनिट डिजिट क्या आ गया? 3, और 3 4 जा 12। तो यानी इसका 2 डिजिट ये 20। तो जिस ऑप्शन के 2 डिजिट लास्ट के निकल जाएंगे 2,0, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी अपना कैलकुलेट, अगर इतना भी भयंकर वो कैलकुलेशन करवा रहा है तो कर लेना अपना। ठीक है, अच्छा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए। दूसरी बात, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, दिस इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो? 2 रेज़ टू द पावर 140 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू क्या हो गया? 3 रेज़ टू द पावर 189 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इंटू क्या हो गया? 5 रेज़ टू द पावर 37 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। अच्छा, अब इतने बड़े नंबर है तो आपके दिमाग में सर इसका आंसर कैसे दिया रहेगा? ऐसे ही दिया रहेगा, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होगा ना, आसान, काफी इजी होगा। तो कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इधर तो बाद में जाना, इसको कैलकुलेट करके देखना। तुम्हारा कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर कहेगा ई में आंसर अब क्वेश्चन इसके बाद ध्यान से सुनना। 2 फॉर्मूला आ गया, कैसे यूज किया जाएगा? तीसरा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 24। ओ तेरी, ये कौन सा क्वेश्चन है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 24, पहला क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच इज परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इज परफेक्ट क्यूब, तीसरा क्वेश्चन। मजा आ रहा है क्वेश्चन सुन के? अच्छा, फीलिंग आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 15। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 25। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 16। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 81। लिखो, लिख लिया? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सारे क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही करके, आप बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकते हो तुम। अच्छा, अब इसको टेक्निकली फिर सॉल्व करो। ओके, पहली बात क्या करें? पहला क्वेश्चन क्या लिखवाया था? 24 से। अच्छा, if a number is divisible by 24, then it means that 24 must be a factor of number. जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर k which is divisible by 24, तो 24 एक फैक्टर होना चाहिए। जैसे मान लो कहते हैं कि 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 उसका एक फैक्टर है। 6 जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 7 उसका फैक्टर नहीं है। 12 जो है 95 से डिविजिबल नहीं है, तो 12 95 का फैक्टर नहीं है, या 95 12 का फैक्टर नहीं है। आई बात समझ में? तो फैक्टर अगर कह रहा है कि व्हिच इज फैक्टर ऑफ 24 आल्सो, तो फैक्टर हमें किसका निकालना है? n का।
n का वो फैक्टर जो 24 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब n के उस फैक्टर में 24 हमेशा रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए। 24 को तो रखना ही रखना है, तो उसको कैसे करेंगे? तो 24 कैसे बनेगा? तो 3 2 मिल जाए, 2 क्यूब इंटू 3। तो हमने क्या किया, इसको हमने एडजस्ट कर दिया पहले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने n को एडजस्ट किया, 2 क्यूब इंटू 3 रख लिया। ओके, अब 2 का पावर जब यहां से 3 निकाला तो 2 का पावर कितना हो गया? 136। 3 का पावर कितना हो गया? जल्दी से बोलो। 187। और 5 का पावर क्या हो गया? 36। हमने क्या एक्सपोनेंट में कोई हेरफेर किया? नहीं किया। टोटल एक्सपोनेंट 2 के एक्सपोनेंट जितना पहले है उतना ही है, कोई चेंज नहीं किया। इसका मतलब ये हमारा ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखना नहीं है, सेकेंड लाइन लिखना नहीं है, ध्यान से सुनो। ये ऐसा लिखा हुआ है और 2 रेज टू द पावर 136 इंटू 3 रेज टू द पावर क्या लिखा हुआ है? 187 इंटू 5 रेज टू द पावर क्या लिखा हुआ है? 36। अब देखना ये परमुटेशन से टोटली अलग है। अब समझ में आ रहा है वो दिन क्यों नहीं पढ़ाया? अलग है ना, इसको अलग है, लग रहा है अलग दुनिया में घूम रहे। अभी क्या होगा? अब ये हमेशा तुमको चाहिए, तो हम लोग करते क्या थे? 1 ऐड कब करते थे? चाहिए या ना चाहिए? जैसे 2 रेज टू द पावर 0, याद करो, ध्यान से सुनना, इस लॉजिक बुक में नहीं लिखा हुआ। जैसे हमेशा कोई चीज चाहिए तो कम से कम एक बार तो लोगे ना, एक बार लोगे ना। जैसे हम कर रहे थे 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1, तो 2 रेज टू द पावर 0 क्या करते? ले चाहे ना ले, लेकिन 24 रेज टू द पावर 1 तो हमेशा लेना है। क्यों लेना है? कि हमारा जो 24 से डिविजिबल होगा वो किस फॉर्म में होगा? 24 इंटू समथिंग, कोई इंटीजर है। अच्छा, इसके बारे में इसको लो चाहे ना लो कोई फर्क पड़ता है? इसको लो चाहे ना लो कोई फर्क पड़ता है? इसको लो चाहे ना लो कोई फर्क पड़ता है? लेकिन इसको लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां तो लेना ही पड़ेगा, इसको ले जाए तो पॉसिबिलिटी तो यही बनाएगा नहीं ये रहे। जैसे मान लो 24 है, अब देखो एग्जांपल ध्यान से सुनना। 24 है, यहां से एक कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया तो मतलब इधर से क्या हो? 1 आया, तो क्या 24 से डिविजिबल है? बोलो हाँ सर। मान लो यहां से 24 ले लिया और यहां से 2 ले लिया और बाकी नहीं लिया, एक 2 लिया, तो क्या 24 इंटू 2 डिविजिबल है 24 से? यस सर। 2 नहीं लिया, 3 ले लिया, 5 नहीं लिया, तो 24 इंटू 3 24 से डिविजिबल है। तो जिसको लेना ही लेना है उसको 1 ले लेंगे। तो क्या हो गया ये? जल्दी से बोलो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाय 24 क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। 137 इंटू 188 इंटू क्या हो गया? 37। आया समझ में? समझ में आया भाई? यस सर। अब जितने तुमको इस तरह के क्वेश्चन दिए थे, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यों छोड़ के कर लोगे? सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार ये लास्ट स्टेप फिर से बता दो। तुम बताओ, उससे पहले का स्टेप तुम बताओ। 8 क्वाड्रेंट बताओ जल्दी से। सर उसके पहले आपने कॉमन लिया है 2 क्यूब इंटू 3। अब बीच में जो बकबक कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? वैसे ही कुछ बोल रहे थे। हम बेटा नेता थोड़े हैं। लास्ट स्टेप है 136 2 का पावर है, उसमें +1 किया तो 137 आया। 187 2 का पावर 3 का पावर है, उसमें 1 ऐड किया तो 188 आया, और 36 में 1 ऐड किया तो 37 आया। लास्ट स्टेप क्यों किया ये बता दो ऐसे। बताओ बेटा क्यों किया ऐसे बताओगे? क्यों किया? यहाँ पे 1 ऐड क्यों किया? कि वो रहे चाहे ठीक है, लेकिन उससे पहले 24 के लिए क्या किया? 1 ही किया।
अब वहां पे रहे चाहे ना रहे तब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसको तो रहना ही पड़ेगा। 24 और ना रहे तो कोई जरूरी है 224 से डिवाइड होगा? नहीं होगा ना, तो 24 रहना चाहिए। अच्छा ये हो गया, और कौन सा था जल्दी से बोलो। 25 16 था आगे। अगला कौन सा? नहीं, परफेक्ट स्क्वायर क्यूब छोड़ के 25 16 था 15। तो 15 के लिए क्या चाहिए? 15 को कैसे मॉडिफाई करेगा जल्दी बोलो। एक 5 ले लेगा और एक 3 ले लेगा, फिर 2 का एक्सपोनेंट क्या बचेगा जल्दी से बोलो? 139। 3 का एक्सपोनेंट जल्दी से बोलो 187, और 5 का एक्सपोनेंट क्या बचेगा? 35। ये तो हमेशा लेना है, ये ले चाहे ना ले। आंसर क्या होगा जल्दी बोलो? 140 188 ओके, परफेक्ट परफेक्ट, समझ में आया? उसी तरह 25 है, तो 25 मतलब हमें क्या लेना चाहिए? अगला मॉडिफिकेशन क्या होगा? 5 का स्क्वायर ले लेना, इसको हटा लो, 1 से हटा दो। 2 का पावर 139 तो क्या हो गया? 140। 3 का पावर 188 तो क्या हो गया जल्दी से बोलो? 189। 5 का पावर 2 हटा दिया है तो कितना बचा? 34। कितना हो जाएगा? काफी मुश्किल क्वेश्चन। ओके, परफेक्ट स्क्वायर। पहले मुझे बताओ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कोई जानते हो? नाम सुना परफेक्ट स्क्वायर नंबर? जो जैसे कि रूट डाले तो एक को कंक्लूड करने तो जो जैसे कि इसमें कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो उसके ऊपर स्क्वायर हो जाए, वो उसका कौन है? व्हाट इज उसका? व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर? जो उसके ऊपर स्क्वायर हो जाए। हम भी ऐसे ही पढ़ाएंगे आज के बाद, हम भी सीख रहे हैं तुम लोगों से। तुम्हारे क्लास में यही लैंग्वेज यूज करेंगे। जो उसके ऊपर स्क्वायर हो जाए तो वो हो जाएगा, तो फाइनली जो हो जाएगा। अबे परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक लाइन में बता, एक लाइन में आधा सेकंड में, जो तो मत करो। हाँ, इधर से बोल रहा था कुछ, बोलो बेटा। अरे आप भी हमारे क्लास के बच्चे हो बेटा, बताओ। रूट डालने के बाद हाँ बोलो बेटा। रूट डालने के बाद सर जो नंबर है सर वो होल नंबर के फॉर्म में है। ऐसा कह सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट रैशनल आता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके प्राइम फैक्टर के एक्सपोनेंट उसे डिवाइड दो। ठीक है अरे भी ठीक है, जिसका ये भी सही बात है, सही है। क्या होता है ना, मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आज घर पे जाके खाना खाया, मैं बात बराबर खाया कि नहीं खाया ये बता दो, हाँ या ना। ट्रू एंड फॉल्स आंसर है। तो इसका मतलब हो गया कि परफेक्ट स्क्वायर जब भी कहते हैं व्हेन एवर अ नंबर, इस नंबर की बात हो रही है, रियल नंबर की बात हो रही है, उस रियल नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालें, अगर वो कोई रैशनल नंबर आ जाता है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। बिकॉज अभी हमारे पास क्या नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब उसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, तो प्रिसाइजली परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन सीख लिया, प्रिसाइज होगा। और नेचुरल नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसका भी स्टेटमेंट सही है, जिसका हर एक एक्सपोनेंट जो हो 2 से क्या हो, डिविजिबल हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो यानी यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे ना वो स्क्वायर के टर्म में होना चाहिए। हाँ, वो नंबर किसके टर्म में होना चाहिए? स्क्वायर के टर्म में चाहिए। तो अब यहाँ पे ये हमारा n ऐसे था, इसको थोड़ा हटा दे बेटा, पूरा हटा दे। अच्छा, काम वाली बाई की तरह है, साफ से ओके। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसे परफेक्ट क्यूब बना देंगे, इसका 4th पावर से रैशनल नंबर आता है, ऐसे कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखो कि क्या हुआ कि हमने सोचा कि इस n का जो मॉडिफिकेशन है, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर बनाना है
तो हम 2 स्क्वायर के टर्म में लिखे। अच्छा 2 स्क्वायर के टर्म में लिखा तो यहाँ पे हो गया 2 6 जा 12। अरे रुको भाई रुको, ताऊ रुक जाओ। और 2 9 जा 18, तो 138 तक पहुंच गए। और इनटू क्या बच गया 2 रेज़ टू द पावर 1। यानी एक्सपोनेंट का हेरा फेरी नहीं कर देना, जितना हो कैलकुलेट करके आराम से लिखो। और इनटू इसी तरह 3 स्क्वायर रेज़ टू द पावर क्या हो गया 94, और इनटू क्या हो गया 5 स्क्वायर रेज़ टू द पावर क्या हो गया 80। अच्छा इसमें परफेक्ट स्क्वायर में कौन आ जाएगा तो परेशान करेगा, ये जो अकेला है। अच्छा तो इसको कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि ये किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहने देगा। बात आई समझ में? और उसके बाद बाकी नंबर रहे चाहे ना रहे, किसकी बात में कह रहे चाहे ना रहे, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5, और ये हमेशा ना रहे। किसी चीज को नहीं लेने का कितना तरीका, एक तरीका। किसी चीज को नहीं लेने का कितना तरीका, एक तरीका। और ये हमेशा सबको याद होगा। मार्केट में कितनी बार गाली खा के आए होगे, सामान निकलवा लिए एक भी लिए भी ना चल दिए, तो वो भी बेचारा बन बना के कह रहा है लेना कुछ होता नहीं, सब निकलवा रहा है। तो नहीं लेने का कितना तरीका, एक तरीका। लेना है तो बहुत सारे तरीके, नहीं लेना तो एक तरीका तो है। जैसे यहाँ पे सारे बच्चे क्लास में बैठते हैं, नहीं पढ़ने का एक तरीका, नहीं पढ़ने का बहुत तरीका, लिख के पढ़ना, सो के पढ़ना, कंबल में घुस के पढ़ना, कंबल फेंक के पढ़ना, वॉशरूम में पढ़ना, फर्रा पढ़ना, नहीं पढ़ने का एक तरीका। सुनो ही मत मास्टर की कोई बात। ओके चलो, तो इसमें क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी से बोलो 70 इनटू क्या हो गया 95 इनटू क्या हो गया 90। तो ये चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो फिर कैसे बनेगा, बनेगा हो चाहे ना हो चाहे ना हो, तो उसमें क्या कर देना, वर्ड ऐड कर देना। ठीक है, हो तो उसका एक्सपोनेंट रखना है, नहीं हो तो वो हमेशा 1 वे। जैसे मान लो 2 रेज़ टू द पावर 2 है, कह रहा है ये हमेशा रहे, हो सकता है तो हो सकता है तो अकेला आ सकता है या दोनों आ सकता है, तो 2 वेज हो गया 2 रेज़ टू द पावर 1। और नहीं होने का एक ही तरीका, 2 रेज़ टू द पावर 95 है, होने का कितना 95 तरीका, और नहीं होने का एक ही तरीका 0। आगे समझ में? आई थिंक ये समझ में आ गया। तो परफेक्ट क्यूब भी बना सकते हो। यस सर, इसका मल्टीपल भी 2 से डिविजिबल हो, मतलब यस सर, तभी क्यूब निकाल लेंगे। जरूरी है कि वो भी 2 से डिविजिबल हो। ये वाला, ये तो इस नंबर की प्रॉपर्टी पूछ रहे हो ना, ये तो हमेशा 2 से डिविजिबल हो क्योंकि 0 है। ओके 70 है, सिर्फ 70 नहीं, तीनों सारे नंबर 70 95 into 19 करेंगे, जो नंबर आएगा हाँ। वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। यस ऑलवेज होना चाहिए। क्यों? मतलब 5 आ रहा है व्हाई? ना। अरे सुनो, अरे नहीं कंफ्यूज नहीं होना। फिर वही बात, एक दूसरे के गला दबा दो, खत्म, कोई डाउट ही ना, खत्म। वो एक राहुल गांधी का था, टाटा बाय बाय, खत्म। बहुत है। देखो एक सीधी बात, इसमें से किसी भी प्रोडक्ट में अगर एक भी नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो पूरा प्रोडक्ट उस नंबर से डिविजिबल। कोई भी एक नंबर, कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो कह दो P1 P2 P3 P5 so on मल्टीप्लाई किया, अब मैंने कह दिया कि P1 5 से डिविजिबल है तो उसका पूरा प्रोडक्ट 5 से डिविजिबल है सर। अगर P1 90 बाकी P2 रहे चाहे ना रहे, ओके। तो अगर मान लो इसमें मैं कहता हूं कि ये किससे डिविजिबल है, तो ये कहो कि सर 5 से डिविजिबल है, 19 से भी डिविजिबल है, तो क्या इसका पूरा प्रोडक्ट 19 से डिविजिबल है? यस सर, डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि एक नंबर 95 क्या है, 19 से डिविजिबल है, इसीलिए पूरा डिविजिबल है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखो। अच्छा, परफेक्ट क्यूब में कैसे बनाओगे? 2 क्यूब उसका पावर डालोगे, 3 क्यूब उसका पावर डालोगे, 5 क्यूब उसका पावर डालोगे, बाकी जो बचेगा उसको डंप कर देना। इस तुम्हें नहीं रहना है, तुम यहाँ पे नहीं पाए जाओगे।
कर लो भाई, ये करना पड़ता है क्या? आज लिया यहाँ लिखा हुआ है तो ये खा जाऊंगा। हो गया बेटा, समझ में आ गई ये बात? यस सर। इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है? तो अब क्वेश्चंस बनेंगे तो क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें देखो फंडामेंटल इतना ही है। तो हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए, तो उसमें फंडामेंटल्स कैसे यूज किया जाता है। आप कहोगे कि इसमें लाखों क्वेश्चन बनते हैं, 1 लाख क्वेश्चन तो क्लास में करवा नहीं सकते। आप करो, जिस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत है वो पूछ लो। अच्छा, दूसरा होता है कि एक कहता है कि n फैक्टोरियल है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर है। पहले हम प्राइम नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है? पर्टिकुलर प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कितना होगा? क्या बोला मैंने? जैसे मान लो 20 फैक्टोरियल नंबर से कर, 20 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा? ये क्वेश्चन। या 20 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा? या 20 फैक्टोरियल में 7 का एक्सपोनेंट कितना होगा? या 20 फैक्टोरियल में 11 का एक्सपोनेंट कितना होगा? या 20 फैक्टोरियल में 13 का एक्सपोनेंट कितना? मतलब इस तरह के क्वेश्चन है। यानी n फैक्टोरियल में अब रुको भाई, अभी क्वेश्चन थोड़े पूछ रहे थे, तुमको बता रहे हो, हमने नहीं सुनना। जब कोई चीज आए ना तो दोबारा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि बेटे मैं भी तो कई सालों से पढ़ा रहा हूँ। हर बार क्लास में आने से पहले एक बार में चैप्टर ना देखना, फायदा होगा, रिवीजन होगा। ध्यान से सुनोगे ना, ज्यादा बोलने से इंटेलिजेंट नहीं। इंटेलिजेंट किस दिन होगा पता है? जिस दिन जेईई में रिजल्ट अच्छा, उसे पहले समझेगा, ठीक है? और कोई बेकार भी है ना, लगातार मेहनत करोगे ना, अच्छा रिजल्ट आएगा। इधर दुखी होगे थोड़े पढ़ोगे, जेईई में से रगड़ के पढ़ो। आकाश का जितना भी टेस्ट हुआ 11 का, रगड़ के दोबारा फिर से करो, रिजल्ट कैसे नहीं आएगा? मेहनत करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। गोबर थोड़े इंसान बन के गधा हम थोड़े हैं। अब आपने अपने आप को समझ रहे होते, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। पढ़ेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा रिजल्ट? भगवान बनाएगा पेपर? माउंट एवरेस्ट बनाना है क्या तेरे को? नया माउंट एवरेस्ट क्रिएट करो। अब वो भी एकदम से कोई भी सामान नेचर का यूज नहीं करते, उसके बिना माउंट एवरेस्ट खाना तो खा नहीं पाओगे। एक ग्रेन बना सकते हो बिना किसी चीज को यूज किए, जो नेचर में एग्जिस्ट करते। जादूगर मैजिक कबूतर को ये हमेशा याद रखो, पेशेंट पढ़ना है, बस तुम्हें पढ़ते जाना है, पढ़ते जाओ, जितना पढ़ोगे एंड रिजल्ट अच्छा आएगा। सोचते रहो पढ़ूंगा तो एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। वो भी मत सोचो तो सर्वोत्तम और सब आईटीएल ये भी तो इकोसिस्टम बैलेंस है ना बेटा। चलो अगले क्वेश्चन एकदम ध्यान से, कभी भी किसी भी क्लास में जो टॉपिक तुमने पढ़ा होगा उसको ध्यान से सुनो, कुछ नया चीज नहीं। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमें n फैक्टोरियल में क्या निकालना है बेटा? एक प्राइम नंबर कोई भी है उसका एक्सपोनेंट निकालना। पहले वहां से शुरू होगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन में हो सकता है कि तुम्हें कह दे कि 100 फैक्टोरियल में 25 का एक्सपोनेंट निकालो, तो 25 तो प्राइम नंबर नहीं है, फिर उसको हम कैसे करेंगे? कोई कह दे कि 100 फैक्टोरियल में 42 का एक्सपोनेंट निकालो, तो 42 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो उसको हम कैसे करेंगे? किसी ने कह दिया कि 100 फैक्टोरियल में 77 का एक्सपोनेंट निकालो, 77 इज नॉट द प्राइम नंबर। लेकिन कंसेप्ट कहां से, देखो हमने शुरू कहां से किया था? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। बेस हमने क्या किया था? प्राइम नंबर, और एक ले लिया 24। क्या 24 प्राइम नंबर था? तो ये क्या होगा? स्विच हो गया कि हाउ टू यूज द फॉर्मूला। ओके, तो दैट इज तो प्राइम नंबर लिखो, टोटल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ p, एक्सपोनेंट ऑफ p
एक्सपोनेंट ऑफ p, where p is p कौन सा नंबर है बेटा? प्राइम नंबर। p is a prime number. Exponent of p in n factorial. क्लास को एंजॉय करो, कोई नहीं। यदि डांट खाओगे अच्छा डांट। is, अब इसका डेरिवेशन मुझे नहीं आता, मैं बताऊंगा, ठीक है? आ जानना भी नहीं। n अपॉन p प्लस कौन है ये आदमी, इसका मुंह बंद करो नहीं तो ये मार खाने वाला है बहुत जल्दी। और ये देखो लक्ष्मण लेके खींच दिया मैंने परमानेंट। और ये जो बॉक्स जो बना हुआ है ना, these boxes are represent greatest integer function। और बॉक्स क्या है? gi है, ठीक है? तो ये बॉक्स क्या है बेटा? जल्दी से बोलो, बॉक्स क्या है? gi है, ठीक है? एक काम करते हैं, मान लो 5 फैक्टोरियल की बात करते हैं, बहुत छोटा। देखो हमेशा क्या करते हैं, जब हमें समझना होता था ना मैथ, हम छोटे नंबर से शुरू करते थे, हम बड़े नंबर से कभी सीखे ही नहीं, छोटे नंबर से शुरू किए थे। अब जैसे तुम लोगों को डिवीजन नहीं आता है, आता है डिवीजन? सच बताना, आता है? नहीं आता है तो 11th में क्या करेंगे? बाहर जाओ, भैया लोग पानी पिला रहे, उनके सब गल में सामने आता है डिवीजन? चलिए डिवीजन पूछते हैं, तो टीचर से पूछा था, टीचर भी कंफ्यूज हो गया, फाउंडेशन के टीचर थे, मैंने कहा डिवाइड करके बताओ, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नहीं आएगा, माइनस 0 आएगा। क्या 0 क्या? अगर माइनस 7.5 को इंटू करें तो 15 आ जाएगा सर। हाँ? अगर माइनस 2 में माइनस 7.5 इंटू करें तो 15 आ जाएगा। नहीं, हम केवल हम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेक प्लस रिमाइंडर। सर जो वो फॉर्मूला सही है, मैंने कह दिया टीचर ने नहीं किया, दिमाग में तो तुम्हारे जो जो चल रहा है वो मुझे पता है, फिर इसको -7 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है? इसको 7 से मल्टीप्लाई कर, गुड, वेरी गुड। पूछा था किसी ने आज तक? ध्यान दें, नहीं पूछता सर ये होता है सर अच्छा, -2.5 कहाँ से है? कद्दू से आया क्या? -2.7 कहाँ से है? अकाटू बकाटू कहाँ से आया बता? चलो चलो 10/2, ठीक है? देखो ये से क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है, तो पूछ दिया, आधे घंटे तक परेशान, तो हम लोगों की क्लास यूक्लिड डिवीजन लेना परेशान, नए वाले पौधे सब आए छोटे। चलो तो ये है क्या, तो हम एक बहुत छोटे एग्जांपल से शुरू करते हैं। देखो हमेशा क्या होता है ना, एग्जांपल परफेक्ट 5 फैक्टोरियल लिखो, 5 फैक्टोरियल एक छोटा सा एग्जांपल लिखो। 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल मतलब हो गया 1 into 2 into 3 into 4 into 5, ठीक है? ओके, और इसका मतलब हो गया कि 2 का एक्सपोनेंट 3 है और 3 का एक्सपोनेंट 1 है और 5 का एक्सपोनेंट भी 1 है। ये है ना पूरा, अगर सिंपलीफाई करें तो अच्छा, फॉर्मूला में क्या कर रहे हैं कि 5 मान लो 2 का एक्सपोनेंट है तो क्या हो गया 5/2 प्लस क्या लिखोगे 2 का एक्सपोनेंट, क्या लिखोगे 5/2² प्लस क्या लिखोगे 5/2³ एंड सो ऑन ऐसे लिखोगे। 5/2 मतलब कितना हो गया 2.5, उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। 5/4 मतलब 1.25, इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गया 1, और 5/8 0 पॉइंट समथिंग, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या हो गया 0, उसके आगे और 0 और 0 और 0, 2-3 0 को जब ऐड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, तो उसके आगे जाना है नहीं। तो 2 का एक्सपोनेंट क्या आ गया 3,
चेक कर लिया? अच्छा 5 का 3 का एक्सपोनेंट तो क्या हो गया 5/3 नहीं आएगा। अब प्लस क्या हो गया जल्दी से बोलो 5/3 ऐसे करके आ गया तो 3 1 जा 3 तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 और ये 9 को 5 से डिवाइड किया 0 पॉइंट समथिंग तो यानी आगे सारा 0 तो 1 देखो 3 का एक्सपोनेंट 1 Yes sir. एग्री? Yes sir. अच्छा अगर 5 का एक्सपोनेंट क्या हो गया 5/5 प्लस क्या हो गया जल्दी से बोलो 5/25 ऐसे आएगा 5 स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस 0 तो कितना हो गया 1 7 का एक्सपोनेंट 5/7 देखो नहीं है देखो नहीं है Yes sir. 11 का एक्सपोनेंट नहीं है नहीं बता क्या लिख के तो स्टैम्प पेपर पे नहीं बताऊंगा बस जाके और आदमी से कंप्लेन करने नंबर थ्योरी पढ़ने बैठे हैं क्या नंबर थ्योरी कितने दिन का है पता है कम से कम 3 महीने पढ़ाएंगे आईटी करने बैठे रिसर्च करने बैठे रिसर्च करना है आधा ना 12th के बाद आईटी क्वालिफाई कर लो कुछ क्या नहीं बता दिया ऐसे है तो सब बॉक्स के कितने लोग पढ़ते हैं सर आगे ये हो गया इसमें क्वेश्चन राइट ऑन द क्वेश्चन छोटी बात के लिए इतना मेहनत ये पूछा है कभी नहीं पूछा जो इसे पता नहीं क्यों मिल गया टारगेट आरटी कैसे बैठे ये रिसर्च करना चलो फिर ये लिखो फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ लिखो जल्दी उसमें जितनी चीज सिखाया परमुटेशन वो सीख लिया वो सारा सीख लिया उतना काफी है बस उतना सीख लेना फिर मेरे से बात करो घर पे जाओ कुछ काम खुद भी करो ना डेरिवेशन जिसका डेरिवेशन सीखा तो आता है डेरिवेशन क्या था फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ पहला क्वेश्चन 2 in 10 factorial second question 3 in 17 factorial 5 in 30 factorial 6 in कुछ भी लिख लो 20 factorial कुछ भी लिख लो कंसेप्ट समझना है ना 25 in 50 factorial एंड ब्ला ब्ला किसी में लिख लो कोई भी लिख लो अपने मन से कोई भी अपने मन से लिख लो क्या है सब कंसेप्ट है पहला क्या है 2 का एक्सपोनेंट किस में निकालना है 10 तो कैसे लिखोगे जल्दी से बोलो फटाफट बोलो जल्दी से पहले का आंसर क्या हो गया जल्दी से बोलो पहले का आंसर क्या हो गया 10/4 सर 8 हो गया 10/4 प्लस क्या हो गया 10/8 और आगे वाला 0 आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ गया 5 यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे क्या हो गया इसी कंट्री कितना हो गया ठीक है पहले खत्म दूसरा 3 वाला है 3 वाला भी खत्म कर लोगे 3 का किस फैक्टोरियल में है जल्दी बोलो 17 17 अपॉन 3 प्लस क्या हो गया 17 अपॉन 9 और आगे ज्यादा हो गया ज्यादा होते ही छोड़ देना तो क्या हो गया 5 प्लस 1 गया 6 सर हो गया 6 अगला क्या 5 in 13 फैक्टोरियल तो क्या हो गया 13/5 30 सर 30 फैक्टोरियल सर प्लस क्या हो गया 30/25 और आगे हट गया तो यहाँ पे क्या हो गया 6 प्लस 1 तो कितना हो गया 7 पहले मुश्किल अच्छा अब क्या हुआ एक क्या था 6 वाला कौन सा था 20 30 40 कुछ भी मान लो हम कहते हैं कि 6 का एक्सपोनेंट निकालना है 20 फैक्टोरियल लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए प्राइम नंबर तो हम 2 का एक्सपोनेंट इसमें निकाला 2 का एक्सपोनेंट क्या निकला 20/2 प्लस क्या हो गया 20/4
प्लस क्या हो गया 20/8, अब प्लस क्या हो गया 20/16, और इसके आगे सन्नाटा, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1, टोटल कितना हो गया 18। तो 2 का एक्सपोनेंट क्या हो गया 18, 3 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 20/3 प्लस क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो 20 क्या हो जाएगा 9, अब प्लस उसके आगे तो क्या है 0, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा 6, अब प्लस कितना हो गया 2, तो टोटल क्या हो गया 8। तो 3 का एक्सपोनेंट है 8 और 2 का एक्सपोनेंट है 18, और ये दोनों मिलके 6 बना सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया द एक्सपोनेंट ऑफ 6 हो गया। द एक्सपोनेंट ऑफ 6 इज कितना हो जाएगा बेटा जल्दी से बोलो 8, यानी 3 खत्म हो जाएगा ना, 8 के बाद तो 3 बचेगा नहीं, तो वो बेचारा खत्म हो जाएगा। समझ गए? यानी दो उसके फैक्टर है तो दोनों में से, हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहे हैं? सर नहीं सुन पाए थे सर, थोड़ा फिर से 8 कैसे आया सर? 8 ऐसे आया, 3 का एक्सपोनेंट 8 आया, ध्यान यस से, सर, और 2 का एक्सपोनेंट 18 आया, यस बोलो सर। क्या? और 6 कैसे बनेगा 2 3 into into 2 3 से, तो Yes, कितने sir. 3 अवेलेबल है 8 ही 3 अवेलेबल है, तो 8 3 8 2 के साथ मिलके 6 बना देगा। अब उसके बाद 3 है ही नहीं तो कहां से बनाओगे? यस सर, हाँ सर 8 है, हाँ समझ आ गया सर। क्या मतलब 3 है तो 3 को भी 6 गुना कर रही है। हाँ, तो जो पहले खत्म हो जाएगी, देख एक 3 यहाँ से ले लिया, एक 2 यहाँ से ले लिया, हां एक बन गया, सेकेंड लिया, थर्ड लिया, फोर्थ लिया, फिफ्थ लिया, सिक्स्थ लिया, सेवंथ लिया, 8 लिया, 9th 2 के लिए कौन सा 3 यूज करेगा? है ही नहीं। यस सर, तो तुम इसको क्लब कैसे करेगा? 2 into 3 2 into 3 2 into 3 कितने टाइम्स कर पाएगा? 8 ही टाइम्स कर पाएगा, 8 टाइम्स सर। यस सर उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएगा ना, Yes, sir. तो 8 टाइम्स कर पाएगा, तो 8 टाइम्स हो गया। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब चलो आ जाओ डॉट, चलो शुरू हो जाओ, अब डॉट शुरू हो जाओ। रुक जा 1 minute। हाँ बेटा, तुम्हारा क्या डाउट था भाई? अरे क्लास में मैं आया था तो पहले स्टेटमेंट इसने क्या बोला था, किसी को याद है? सर आप बताओगे ऐसे तो उसको पता होना चाहिए कौन सा, वो मुझे पता होना चाहिए, ये स्टेटमेंट मैंने दिया, मतलब कौन सा ना बताओ, मुझे मुझे क्या? 55 के बाद वाला हो या फिर जो कोई भी। क्वेश्चन नंबर 10 हाँ बोलो क्या, खड़े हो जाओ, आ जाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे खड़े हो जाओ, टॉपिक ऑफ इधर कैंसर, बस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, कैप्रिकॉर्न पे बाद में आना, बीच में इक्वेटर के बीच में झूलते रहना, एक पैर आगे एक पैर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर नॉट एक्सीडिंग 4321 4321 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं, पेन कहाँ है फोकस में, 4321 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है? कैन बी काउंटेड विद डिजिट 1 2 3 4 डिजिट कौन सा यूज हुआ? 1 2 3 4, रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड। पहला मतलब क्या होगा? सबसे पहला नंबर देख रहे हो ना, बहुत देख रहे हो? आज तो हर एक आज बढ़िया है ना, और ये भी है। मतलब ये पूछा कि आपको डॉट क्या है, आप कैसे कर रहे हैं जो नहीं हो रहा है, मतलब तो यही ना। मतलब स्टार्टिंग में मैंने सिंगल डिजिट लिया, सिंगल डिजिट में 4 कौन कौन सिंगल डिजिट नंबर 4 बन गए, 4 हो गया, सिंगल डिजिट बन गए 4, ठीक है, डबल डिजिट 16 हो जाएगा, ठीक है 16 हो गया, 2 डिजिट, डबल डिजिट नहीं 2 डिजिट, हाँ डबल और सिंगल, 3 डिजिट 3 डिजिट 64 हो गया, ठीक है। उसके आगे हाँ ये हो गया, तो तुम्हारा कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 64 प्लस 20 84। चलो अब मेन समस्या है किसके साथ? 4 डिजिट नंबर के साथ, ठीक है ना।
अच्छा तो 4 डिजिट नंबर के लिए 4 बक्सा बना लेते हैं, 4 बॉक्स 1 2 ठीक है। 4 डिजिट की बात कर रहे हैं, 4 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। ओके तो मैं किससे करना, हाँ उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के विधि इधर में बोलो पहला सर 3 को फिक्स कर देते पहले, उसके बाद एक मिनट तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले जिसका डाउट है उसका पहले कान घुमा दो, उसी से सॉल्व करवा लो तो आई थिंक बेहतर होगा ना। बोलो सर डिजिट में क्या कहते हैं, चारों नंबर आ सकता है, चारों नंबर आ सकते हैं, हाँ उसके पहले बाद वाले में। हाँ तो ऐसे अकल लगाएगा तो वो है इधर से कूदना पड़ेगा। हमें छोटा लिखना है तो हम क्यों अकल लगाए, हम पहले लिखते हैं कि 4000 प्लेस पे है ही नहीं, पहले 1 2 1000 प्लेस पे अगर 4 नहीं है तो 4321 से हमेशा छोटा होगा होगा ना, 4 है ही नहीं। और अगर तुम 4 लेके कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसके कैलकुलेशन को जब तुम हैंडल कर ही नहीं पा रहा है तो कर क्या रहा है तो जो चीज नहीं हो रहा है फिर उसको छोड़ेगा ना, जिसके चक्कर में क्यों नहीं लेंगे, अरे तो उसको छोड़ के पहले देख लो क्यों नहीं लेंगे, रीजन क्या होगा, यू आर अनएबल टू हैंडल व्हेनेवर यू आर टेकिंग। अच्छा मान लो हमने ले लिया 1 2 3 4, अब वहां पे 4 आएगा तो क्या क्या नहीं आएगा, 4 के लिए रिस्ट्रिक्शन है, किस रीजन क्या आना चाहिए, 4 4 4 4 तो नहीं आ सकता है ना, उस रेस्ट्रिक्शन में हम काउंट करके हटाना पड़ेगा ना हमें। तो फिर तो क्या हो गया, पहले लिखो फिर हटाओ, तो इससे बेहतर है कि हटाते जाओ शुरू से ही। तो यानी 1000 प्लेस पे हमने 3 डिजिट यूज किया, केवल कौन कौन सा डिजिट यूज किया, 1 2 1 2 3, तो यानी 1 2 3 यूज किया, तो इस प्लेस को हम कितने साइज में भर सकते हैं, 3, और यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी डाल दे, तो 4 into 4 कितने का मतलब यहाँ पे 4 नहीं डालते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 में कुछ भी लिखा है, वेज लिखा हुआ है। अच्छा जी तो इसका मतलब हो गया 3 into 64 हो गया, दिस इज इक्वल टू 192। अब ये सारे नंबर अभी तक जो है ना वो तुम्हारे छोटे हैं। अब क्या है कि अब अगला केस बनेगा, अगर मान लो यहाँ पे अब कह रहा है, देखो अंदर लिखूंगा डिजिट लिखूंगा, अब अगर मान लो यहाँ पे 4 हो जाए, मान लो 4 हो जाए तो यानी 3 से हमें छोटा चाहिए, तो यानी इस प्लेस को हम 2 और 1 2 है, कौन कौन सा नंबर यूज कर लें, या तो 1 या 2, 1 yes 1 2 लिख दिया, आगे में कुछ भी लिखूं, ये 4 3 वाला 4 into 4 तो इसके लिए कितने 4, इसके लिए 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 32। अच्छा 4 के बाद 1 2 लिख लिया, 4 के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 4 सर 3 लिख लिया, 4 तो लिख नहीं सकते, नहीं लिख सकते ना, और 3 लिख लिया, आगे 2 है, तो अगर सर 1 लिख सकते हैं सर, तो हो सकता है ज्यादा हो जाए कम हो जाए, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया, यहाँ पे मैं कोई भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4, ये हमेशा छोटा होगा 4 3 1 1 4 3 1 2 4 3 1 3 4, तो यहाँ पे कितने बन गए 4 बन गए, आखिरी वाला 4 3 2 1। अब यहाँ पे 2 लिख दिया तुमने, तो 2 लिख दिया तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो, यहाँ पे 4 लिख लिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, अगला क्या लिख सकते हैं, सर 1 एक ही पॉसिबिलिटी है, टोटल जोड़ देंगे, क्या तो हो गया तो 1 एक ये हो गया, तो 32 4 36 192 प्लस 36 प्लस 84 प्लस 1, दिस इज द टोटल नंबर। हाँ गो टू सर इसमें एक और भी चीज थी सर, इसमें क्या था, इसमें था कि सर अगर इसमें से अब उसमें से अगर 42 को माइनस करते तो उसमें सेम आंसर नहीं आता। देखो इसमें दूसरा अप्रोच जो लोग लगाते हैं, एक देखो 2 तरीके हैं, वन इज सिलेक्शन, अभी हमने किस मेथड का यूज किया, सिलेक्शन का यूज किया, हमने सेलेक्ट करना शुरू कर दिया कि छोटा नंबर था तो सिंगल डिजिट सेलेक्ट कर लिया, 2 डिजिट सेलेक्ट कर लिया, 3 डिजिट सेलेक्ट कर लिया, 4 डिजिट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया, तो ये हो गया सिलेक्शन की बात होगी। ओके अब हम रिजेक्शन की बात करते हैं, हमने 4 डिजिट से बनने वाले टोटल नंबर लिख लिए, टोटल नंबर लिखे, सिंगल डिजिट 4 बना, 2 डिजिट कितना बना 16, 3 डिजिट कितना बन गया 64, 4 डिजिट कितना बन गया 4 into 4 into 4 into 4 यानी कितना बन गया 256,
ये टोटल 4 डिजिट नंबर हमारे लिए पॉसिबल है। कितना बेटा? 256 प्लस 64 अब प्लस क्या हो गया बेटा? 16 अब प्लस क्या हो गया? 4। ये हो गया टोटल बन गया। अब हमें उन डिजिट को हटाना है, यानी अब हम क्या करें? टोटल में से हटा रहे हैं, तो वो हो गया रिजेक्शन। ठीक है, यानी देखो दो तरीके हैं। अगर इस क्लास से मुझे नंबर ऑफ बॉयज काउंट करना है, मुझे टोटल नंबर मान लो पता है, नंबर ऑफ बॉयज काउंट करना है, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। या तो नंबर ऑफ बॉयज डायरेक्ट काउंट कर लो, या फिर नंबर ऑफ गर्ल्स काउंट करके माइनस कर दो। तो अब हमने क्या किया? तो अब हमें क्या करना? उल्टा में क्या लगाना पड़ेगा भाई? देखो 4 4 से कितना बनेगा? तो 4 4 से कितना बना? 16 बना। 4 3 से कौन सा नहीं लेना है? 4 3 के बाद, यानी 4 के बाद 3 डाला। देखो पहले दो प्लेस पे क्या डाल दिया? 4 4। आगे कुछ भी रखोगे तो हमेशा क्या होगा? बड़ा ही होगा ना, यानी बड़े वाले को माइनस करना है। अब जब हमने यहाँ पे मान लो 4 3 लिखा, ठीक है, दो नंबर क्या लिख लिया बेटा? 4 3। तो उल्टा देखेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं लिखना, 2 से ज्यादा। अगर यहाँ पे 3 लिख लिया, 3 4 लिख लिया, तो अगला प्लेस पे क्या आएगा? यहाँ पे 2 वेज आ गया, तो यहाँ पे 4 वेज, तो 8 ये माइनस कर लो। फिर 2 लिखोगे तो 2 3 4 वाले माइनस कर लो, इतना ही माइनस। 4 3 2 1 से जो छोटे नंबर होंगे वो तो छोटे ही होंगे ना, चाहे वो 2 डिजिट हो चाहे वो 1 ये डिजिट। देखो कैसे इंसान है। अब हम उल्टी बात करें, हम क्या कर रहे हैं कि 4 टोटल निकाल लिया, और टोटल में से 4 3 2 1 से जो बिगर नंबर है उसको निकाल लिया और टोटल में से माइनस कर दिया। जो तुम्हारी इक्वेशन उसकी प्योर ना हो बेटा। ओके, हमने टोटल 4 डिजिट नंबर निकाल लिया। 4 डिजिट नेचुरल नंबर दैट कैन बी फॉर्म विद गिवन डिजिट, उसको हमने निकाल लिया। एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया? उसमें से जो 4 3 2 1 से बिगर नंबर्स हैं उनको हमने माइनस कर दिया। तो देयर इज अ डिफरेंट वे। डिफरेंट वे क्या है? वे एक ही है, यानी इधर यू गो थ्रू सिलेक्शन और यू गो थ्रू रिजेक्शन। तो इसके केस में हमें सिलेक्शन वाला जो है वो थोड़ा सा सीधा लगता है कि समझ में आता है, करते हम दोनों। ठीक है, आगे बोलो, नेक्स्ट। ये सर डाउट है सर। बोलो बेटा। यस सर। सर क्वेश्चन है सर, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच n distinct ball can be put into 3 boxes so that no 2 box remain empty sir। सर समझ मतलब नहीं एनालाइज हो पा रहा है सर अच्छा से। n distinct balls can be put into 3 distinct balls Yes sir, so such that that 2 boxes remain 2 empty, box remains empty। not remain empty। yes sir, no 2 box remains empty, यही है ना? yes sir, yes sir। ओके, तो एनालाइज कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो देखो पहली बात क्या है कि तुम्हारे पास n बॉल्स हैं, ध्यान से देखो। yes sir, ये n बॉल्स हैं अपने पास, yes sir, that can be put inside 3 boxes। 3 box। ओके, इसमें ऑटोमेटिक एक चीज अपने आप में समझा जाता है कि ए बॉक्स कैन कंटेन्स एनी नंबर ऑफ बॉल्स, यानी एक बॉक्स में चाहो तो सारा का सारा बॉल ही रखना। yes sir, कह रहा है कि नो 2 बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, नो 2 बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, कोई भी 2 बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब होना चाहिए, पहले हम उल्टा काम करते हैं। इसमें क्या है, शुरुआत वाले नहीं देखते, इसमें उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम क्या करते हैं कि हमने कहा कि चलो ये n बॉल्स है और n बॉल्स को हमने बॉक्स में, बॉल जाएगा बॉक्स में कि बॉक्स जाएगा बॉल में? बॉल जाएगा बॉक्स में, तो बॉल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू बॉक्सेस। तो ए पर्टिकुलर बॉल हैज 3 ऑप्शंस, ठीक है? तो यानी टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच यू पुट द बॉल, दिस इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर n, यस सर, 3 रेज़ टू द पावर n। इसमें हमने किसी रेस्ट्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया, सोचा ही नहीं। yes इसमें वो सारे वेज है, इसमें क्या है कि सारा का सारा बॉल हम फर्स्ट बॉक्स में रख सकते हैं, ये काउंट किया, उसमें 2 बॉक्स एम्प्टी हो गया। yes sir, हाँ सारा सर, का 2 सारा बॉक्स एम्प्टी हो सेकंड गए, बॉक्स में रख दिया, 2 बॉक्स एम्प्टी हो गया, फिर 2 बॉक्स, और yes सारा sir, का सारा yes sir, थर्ड बॉक्स में, सारी में रख दी, यानी तो 3 फिर 2 वेज बॉक्स। हमने इसमें काउंट किया हुआ है, जिसमें 2 बॉक्स जो है वो एम्प्टी हो सकते हैं। बोलो हाँ, yes sir, माइनस कर दो। yes sir, आया समझ में कि अभी भी नहीं आया? yes sir। ठीक, आया सर। 3 वेज से जैसे कि
पूरा डाल देंगे तो एक दो बॉक्स खाली हो जाएगा, वो इस और उल्टा किए कि उसी को माइनस कर देना है। उतने ही को क्या कर देना है, माइनस। तो एक फर्स्ट बॉक्स देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट बॉक्सेस। यस सर, डिस्टिंक्ट अलग अलग। अरे यार यस सर। सर एक मिनट, वन बाय वन देखो एटेंडम नहीं, एटेंडम घूमेंगे तो घूमते रहेंगे। बोलो सर लेसन 40 एक मिनट इसका खत्म होना। सर उस क्वेश्चन में एक पॉसिबिलिटी एज्यूम कर सकते हैं कि एक उसमें एक ही में भरा हो, फिर एक में तीनों में भरा हो और एक में दोनों में भरा हो। सर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को सॉल्व करके हम लिख नहीं सकते। नहीं समझ में क्या हम लोग उल्टा काम कर रहे हैं। उल्टा फिर यही बात है ना। वो सीधा जा रहा है, सीधा तरीके से। हाँ तो ये मतलब क्या बोलोगे, हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को हम सम अप करके लिखते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। ये सीधा जा रहा है। वो तो हम कर ही रहे हैं। इसमें हमें क्या होगा, हम किसको करेंगे, जिसमें आसान होगा उसको करेंगे, है मतलब पता चला यहाँ पे स्टेयर से आ सकते हैं, लेफ्ट से आ सकते हैं, और कोई नीचे से उठा के मुझे फेंक सकते हैं। तो कौन सा फॉलो करेंगे। मान लो यहाँ से नीचे जाने के 3 तरीके, स्टेयर्स यूज करो, लेफ्ट यूज करो, यहाँ से कूद जाओ। तो अब उसमें कौन सा तरीका तुम अपनाओगे जिसमें एक्सीडेंट होने से बच जाओ। अब मान लो स्टेयर्स या लिफ्ट यूज करेंगे तो यही तो होगा ना। अब कूद जाएंगे तो पैर तुड़वा लेंगे, इसमें तो डिपेंड करता है फ्लोर पे डिपेंड करता है। तो तभी कूदता नहीं है कोई बेटा, चटाई बिछा के थोड़ा कूदना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें एग्जांपल बड़े खतरनाक आते हैं। चलो नेक्स्ट। In how many ways 5 professor of physics and 3 professor of chemistry can be seated around a round table if no professor of chemistry are कौन कितना था, 5 फिजिक्स का था और 3 केमिस्ट्री के थे। हाँ तो फिर क्या हो गया, उसमें ranking no professor of chemistry should be assigned। तो वो तो मैं समझ गया, तुमको क्या हुआ ये मैं पूछ रहा हूँ, मुझे क्या हुआ। जैसे मैंने इसलिए कि दोनों सीटिंग अरेंजमेंट किसे लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ना बड़ा क्या कर देते हैं, आराम से बोलना, कितनी बार समझाऊं एक बार। अरे हम सुनाएंगे घटेंगे हो जाएगा, आराम से बोलो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिक्स से सुनना पड़ता है ना। सर बोल रहे हैं ना, बोलो टोटल नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट को सब्ट्रैक्ट होगा। पहले सर टोटल नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे वाले केस में तीनों केमिस्ट्री के प्रोफेसर एक साथ बैठे हुए हैं। ये आसान होगा, कैसे करा ये बताओ तो सही। तीनों केमिस्ट्री के प्रोफेसर को यूनिट मान लिया, अब बचे 5 फिजिक्स के प्रोफेसर, तो टोटल यूनिट कितनी होगी, 6 हो गई। तीनों को एक साथ है, ये कह रहे हैं कि कोई भी एक साथ ना बैठे, कोई भी एक साथ ना। सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना टोटल में से। अबे चुप, सुन ले, अब सुन तो ले, फिर दोनों बोलेगा तो कंक्लूड होगा। एक एक बात पे डिस्कशन खत्म करो ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी 2 एक साथ ना बैठे, ये कह रहा है ना कि ऑल केमिस्ट्री प्रोफेसर्स आर सिटिंग डिस्टिंक्ट, यानी उन 2 के बीच में कोई ना कोई होना चाहिए। अच्छा, इस तीनों को एक साथ बांध दिया, इसका मतलब ये हो गया कि तीनों एक साथ ना हो। उसमें ये केस एडिशनल काउंट हो रहा है कि 2 लोग एक साथ हो सकते हैं। अगर जब तीनों को बांध दिया तो इसका मतलब 2 लोग एक साथ हो, टोटल में से माइनस कर, तीनों एक साथ ना बैठे। तो इसमें क्या 2 लोग एक साथ बैठ सकते हैं? क्वेश्चन नहीं कह रहा ना कि 2 लोग बैठे। ऐसे केस में हम क्या क्रिएट करते हैं, गैप क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, गैप क्रिएट करते हैं। और ये कहाँ पे बैठा हुआ है, राउंड टेबल पे बैठा हुआ है। तो राउंड टेबल जब गैप क्रिएट करना होता है तो हम लोग करते क्या है, जो लार्जर नंबर में, जो ज्यादा में है, उसको पहले अरेंज करते हैं। जैसे मान लो 5 बॉयज और 6 गर्ल्स हैं, तो 6 गर्ल्स को पहले, क्योंकि 6 गर्ल का अरेंजमेंट पूछेगा ही, तो पहले हम क्या करेंगे, ज्यादा वाले को बैठेंगे। तो हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर साहब कितने हैं, 5 लोग हैं। और कहाँ पे बैठा रहे, सर्कुलर में। तो 5 लोगों को सर्कुलर में अरेंज करने का क्या तरीका, 4 फैक्टोरियल। अच्छा, अब 5 लोगों को हमने बैठा दिया, देखो 5 लोगों को बैठा दिया, 1 2 3 4 5 बैठ गए। और ये कितने तरीके से अरेंज हो गए, 4 फैक्टोरियल। एकदम टू द पॉइंट समझो ना, कर दिया, हो गया। 1-to-1 डिस्कशन होता है, 1-to-1 डिस्कशन। हम भाग रहे हैं, टाइम नहीं दे, 1 को एक पॉइंट पे कंक्लूड करो, फिर दूसरा पॉइंट। यहीं पे गलत है ना, जब हम तीनों को एक साथ किए तो इसमें क्या 2 वाले एक साथ वाले हमने कंसीडर किया, नहीं किया।
तो यही पॉइंट गलत है। और इसके बाद आगे तुम कुछ भी बोलोगे तो गलत ही बोलोगे ना यार। मैथमेटिक्स है ना, अगर मान लो तुम्हारे पास 20 स्टेप्स करने हैं और थर्ड स्टेप में कैलकुलेशन गलत है, क्या फोर्थ स्टेप सही हो जाएगा? तो आगे के सारे गलत हो गए, सोच यहीं पे खत्म खला, टाटा बाय बाय, खत्म। अब ये 5 हो गए। तो अब क्या हुआ कि अब केमिस्ट्री के प्रोफेसर साहब पर ध्यान देंगे। तो प्रोफेसर साहब के लिए कितने जगह हो गए? 1 2 3 4 5, अब 3 ही है। अब ऐसे तो नहीं कि कूद के बैठेंगे वो, पहले 5 में से 3 जगह सेलेक्ट कर लेंगे और इंटू 3 फैक्टोरियल, तो उसको 5p3 कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? 5p3 इंटू क्या हो गया? 5p3। ओके, एक क्वेश्चन तुम पूछो भाई। एक बार इसी में अगर हम 3 फैक्टोरियल से करते हैं बट सर्कुलर रूट बैठे तो सर्कुलर उसको नहीं, अब क्या हो गया? अब तो लोकेशन फिक्स हो गया ना। अब तुम सर्कल में थोड़ा अरेंज कर रहा है, तुम गैप में अरेंज कर रहा है। तब भी सर्कुलर पे बैठ जाए। देखो, सर्कुलर अरेंजमेंट में जब यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, मैं कहता हूँ एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और 20 लोगों को हमें अरेंज करना है, तो 20 लोगों के अरेंज करना है तो 20 फैक्टोरियल। एक बंदा बैठा हुआ यानी लोकेशन दे दिया ना भैया, इसके ऊपर आके थोड़ा बैठेगा। तो तुम जो n-1 फैक्टोरियल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ठीक है, तुम्हारे पास n लोग हैं, एक को तुमने बैठा दिया, अब कितना बचा? n-1। तो n-1 को तुम नॉर्मल अरेंज कर रहे हो ना, n-1 फैक्टोरियल, तो एक तो इसीलिए बैठा रहे हो। अच्छा, 5 लोग बैठ गए तो अब हो गया, खत्म। तो पहली बार जब हम फिजिक्स वाले प्रोफेसर साहब सबको बैठा रहे थे तो उस समय हमने क्या किया? एक प्रोफेसर साहब को बैठा दिया तो 4 बचे, 4 फैक्टोरियल। ओके, अब ये सब क्या किए? बदमाश क्या किए? गैप क्रिएट कर दिए। मान लो गैप क्रिएट हो गया, मान लो एक राउंड टेबल, इमेजिन करो राउंड टेबल, 5 लोग बैठे हैं, बीच बीच में एक चेयर खाली है, वहां पे जाके बैठना है। तो अब सर्कुलर अरेंजमेंट थोड़ी है, वो जगह है जहां पे बैठना है, उसको फिक्स हो गया, वो फिक्स हो गया। टाटा बाय बाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट, 1 में। हाँ बोलो भाई। सर सर्कुलर परम्यूटेशन प्रॉब्लम है सर, उसमें नहीं आया था सर। अभी जो समझाए सर, अभी वो भी मतलब उतना अच्छा से नहीं बैठ रहा था दिमाग में सर। एक बार सर्कुलर परम्यूटेशन बता देंगे शुरू से, अलग से। हाँ बोलो, अगला क्वेश्चन। Many different 5-digit numbers can be written using digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so that each of them contains only one unity. If any other digit can occur इतना separately. लंबा थोड़ी है। हाँ जी। इतना Question समझ नहीं आया, बस unity हाउ मेनी, ये इसका सॉल्व एग्जांपल है। कुछ लोग सॉल्व एग्जांपल भी समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं। सर मैं देखा ऐसे ही बोल दिया तो कोई बात नहीं, ये सब भी चलता है। हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी रिटन यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 so that each of them contain only one unity. Only one unity. 1 over नहीं समझ रहा। If any other digit can occur several times in the notation of these numbers. कहना क्या चाह रहे? अरे चाहते क्या हो भाई? कहना कल मुझे किसी ने दिखाया था ये। बुक सर, बुक किताबें। कहना क्या चाह रहे हो भाई? एक बार और पढ़ो। हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट कैन बी रिटन यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 डिजिट नंबर है, ठीक है, और कह रहा है क्या? सो दैट ईच ऑफ देम कंटेन्स ओनली वन यूनिटी। अच्छा, मतलब इसमें 1 यूनिटी का मतलब ये थोड़ा एक बार 1 होगा, तो वह 1 कहीं भी हो सकता है, मतलब एक बार 1 होगा, ओनली 1 टाइप्स, और एक बार से कम भी नहीं होगा। हाँ, किसी भी प्लेस पे। अच्छा, नहीं फिक्स क्यों करें? एक बार 1 है, सही को बनाया तो मतलब एरिया उसको फिक्स कर दो, बाकी देखिए कितनी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। बाकी 4 में से 7 है। अरे रुको भाई, सुनो तो सही।
तो एक बार 1 आएगा। अब 5 प्लेस है। अच्छा, इसमें जो नंबर्स है तो हम दूसरा चीज देखते हैं। हम पहले क्वेश्चन तो समझे तब तो बताएं। दूसरा चीज हम इसमें चेक करते हैं, 0 है नहीं है, तो यानी हमारा रेस्ट्रिक्शन खत्म। क्वेश्चन सोचने का तरीका, यानी कह रहे 5 जगह में से कहीं भी एक जगह 1 डाल दो, तो 5 तरीका। अब बाकी में 1 नहीं डालना है, तो 2 से लेके 8 तक है, एक एक डिजिट डाल दो। 7 × 7 × 7 रिपीटेशन अलाउड है। खाली 1 के लिए बेचारा कह दिया कि तुम इस सीन से बाहर हो। ओके, आ गया समझ में? 5 × 7 raised to the power। अगला बको एक अगर जिसको डाउट ना पूछना है डाउट, इसको वैसे मार्क कर रखते हैं। तुम्हें याद है? अच्छा, इसमें मार्क कर रखा है। पीछे लास्ट पेज पे है समझ में। 65 to 68 चलो, कहाँ तक पहुंच गए थे? क्वेश्चन नंबर 55 तक। सर पेज 196 में डाउट है। पेज नंबर 55 से शुरू करो। ऐसे तो हम साल तक यही तो देखेंगे, 4 क्वेश्चन। चलो 55 ऑनवर्ड्स। अरे बैठो बैठो बैठो, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। कह रहा है नंबर ऑफ वेज इन विच ए कंपोजिट नंबर ऑफ वेज। देखो यही चीज बताया था कि क्वेश्चन अपने रोल में खेलेगा। नंबर ऑफ वेज इन विच ए कंपोजिट नंबर n है, कंपोजिट नंबर कोई है, n is equal to 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 2, 5 raised to the power 2 और 7 raised to the power 2 can be resolved into 2 factors which are prime to each other, यानी they are co-prime। मतलब क्या है? एक देखो, एक एग्जांपल से समझो। इस क्वेश्चन को खुद से करना, आज घर जाके फिर से अटेम्प्ट करना, खुद से करने के ज्यादा रहेगा। देखो हमारे पास क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमारे निकल जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है? को प्राइम बनाना है। तो अगर हम 1 लिखे, अगर मान लो इधर से 2 वाला फैक्टर कोई भी लिखे, ठीक है, तो कैसे बनेगा? मान लो सपोज करो यहां से हमने क्या किया कि 2 raised to the power 0 लिया, मतलब पहले मैं 0 की बात करूं, इधर से 1 ले लिया, तो इधर से ये पूरा का पूरा नंबर लेना पड़ेगा, है ना? बोलो हाँ या ना? यस। अरे बोलो भाई, ठीक है। एक नंबर बन गया, एक पेयर बन गया, बोलो हाँ या ना? यस सर। अच्छा, इधर से मान लो मैं 2 raised to the power 2 लूं या 2 raised to the power 1 लूं, मान लो लिया, तो दूसरा वाला क्या बनना पड़ेगा? मतलब रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स, यानी a into b is equal to n के इक्वल होना चाहिए। रिजॉल्व इनटू 2 फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? a into b किसके इक्वल होना चाहिए? n के इक्वल। तो यहाँ पे 2 रहेगा इनटू समथिंग, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। क्या होगा कॉमन फैक्टर 1? इस दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। यानी ये जो नंबर है ना, वो एज इट इज पूरा का पूरा आएगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहना क्या चाह रहे? मतलब ये है 4 बॉल है, ध्यान से देखो, एक बॉल ये, एक बॉल ये, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, ठीक है? यानी ये पूरा उठ के जाएगा एक साथ। इसको डब्बे में एडजस्ट कर रहे हैं, 2 डब्बे में, ठीक है? ओके, यस। अच्छा, अब इसमें से क्या होगा कि क्या जुगाड़ लगेगा? इसमें मैंने कोई भी नहीं डाला तो 1, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा डाल दिया 1 पे। इसमें से 1 डाला, इसमें से 1 डाला तो 4c1 4 तरीका, यानी 2 raised to the power 2 डाल दिया, या 3 raised to the power 2 डाल दिया, या 5 raised to the power 2 डाल दिया, या फिर 7 raised to the power 2 डाल दिया। बाकी रिमेनिंग को दूसरे में डाल दिया। अब ऐसा हो सकता है इनमें से 2 उठा के डाल दिया। यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैंने 1 डाला, तो यहाँ पे कितना डाला हुआ है? 3 डाला हुआ है ना? है ना? तो अब अगला कौन सा बचेगा? बोलो जल्दी से। यहाँ से हमने 2 डाल दिया, तो कितना हो गया जल्दी से? 4c2, और रिमेनिंग इसमें चले गए, 2c2 वो 1 होता है।
तब बताओ कितने वेज होंगे? एक वे ये है, एक वे ये है, 4c1 इंटू 3c3, 4c2 इंटू 2c2, अब 4c3 इंटू, अगर मान लो 4c3 इंटू 1c1 करेंगे, वो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, तो कितने हो जाएंगे? कौन करो, कौन करो? इसमें क्या टोटल हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 होगा ना, इसका वेज क्या? एक सेकंड कुछ गड़बड़, ये हमारे पास क्या हो गया? 4 बॉल्स है, यहाँ पे क्या है? 2 रेज़ टू द पावर 2, यहाँ पे क्या है? 3 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 2 और उसको 2 बक्से में एडजस्ट करना है, ठीक है? आंख बंद करके एडजस्ट कर लो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 डिस्टिंक्ट है, क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू द पावर 4, कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलो। 16 हो जाएगा। ये काउंटिंग कितनी बार होगा? एक होगा, कैसे होगा? 1 इंटू दिस, और दूसरा काउंटिंग क्या होगा? दिस इंटू 1, तो 2 बार काउंट हो रहा है, तो यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, यानी हर एक चीज 2 बार काउंट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 2 के स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे? 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, इसमें काउंटिंग क्या हो सकता है? 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू क्या हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? जल्दी सुनो, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी हर एक कितनी बार काउंट हो रहा है? 2 बार काउंट हो रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो पूछ रहा है, तो क्या होगा? 2 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 रेज़ टू द पावर 3, 8। एक बार आंसर चेक करो, इसमें क्या होगा? हर एक फैक्टर की तरह देखो, एक लिख के बता दो। जैसे मान लो 12 है, ठीक है, तो 12 में क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 2 स्क्वायर इंटू क्या हो गया? 3 रेज़ टू द पावर 1, और जब को प्राइम बनाना है तो पूरा पूरा डालना है, ठीक है? तो 2 चीजों को क्या डालना है? 2 बॉक्स में डालना है, तो टोटल क्या हो गया? 2 रेज़ टू द पावर 4 हो गया, यस और नो? यस सर। तो को प्राइम टू ईच अदर, तो कौन कौन सा नंबर होगा? 12 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 12, और बोलो और क्या लिख सकते हैं? 12 को क्या लिख सकते हैं? जल्दी से बोलो। 12 इंटू 1 लिख सकते हैं भाई, बोलो हाँ या नहीं? दूसरा क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 4, यही को प्राइम वाले हैं। 2 इंटू 6 लिखोगे तो दोनों को प्राइम नहीं होंगे, वहां पर 2 कॉमन फैक्टर आ जाएंगे, लेकिन हर चीज कितनी बार काउंट हो रहा है? 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसीलिए तो डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें एडजस्टमेंट ये हुआ कि चारों को हमने क्या सपोज कर लिया कि एक बॉल है और उसको 2 बॉक्स में एडजस्ट कर दिया, यानी इस तरह से फैक्टर लिखने के लिए बोल एडजस्ट कर दिया, और हर चीज कितनी बार काउंट हो रहा है बेटा? 2 टाइम, तो 2 से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो 57 तुमने मार्क किया हुआ है, 58 मार्क किया हुआ है, 60 मार्क किया हुआ है, 66 मार्क किया हुआ है, ठीक है, चलो कोई 57, the number of ways selecting 8 books from a library which has 9 identical books, each of mathematics, physics, chemistry and English. क्वेश्चन नंबर 57, किसी को कुछ ज्ञान बांटना है बांट सकते हो। पहले से 4 अलग-अलग सेक्शन बनाएंगे तो कोर्स आपके हो जाएगा हर सब्जेक्ट का। हाँ, उसके बाद तो एक था से इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल बुक्स है इसकी मैथमेटिक्स की नहीं। मुझसे पूछ रहे हो कि तुम मुझे बता रहे हो कि मुझसे पूछ पूछा हूं आपसे। नहीं, क्यों पूछ रहे हो? अभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे बताओगे ना, कि मुझे से पूछोगे, मुझे को बताओगे। क्वेश्चन पढ़ो, एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा एक बार और पढ़ो, एक बार और पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, नहीं आता है लिख लो। कह रहा है कि देयर आर नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 8 बुक्स। कितने बुक सेलेक्ट करना? यू हैव टू सेलेक्ट 8 बुक्स। ध्यान से सुनो। फ्रॉम ए लाइब्रेरी which has 9 identical books,
लिख लो इसको, 9 आइडेंटिकल बुक्स, इसमें बड़ा ही अच्छा लिखा हुआ है, ईच ऑन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। यानी तुम्हारा लाइब्रेरी होगा, मान लो वहां पे टारगेट, ये कौन सा है, टारगेट नंबर क्या है, मान लो टारगेट नंबर 4 है, तो टारगेट नंबर 4 के 9 वॉल्यूम्स रखे हुए। ये 98 into 4 हो जाएगा ना? ऐसे नहीं, 5C2 into 95 हो जाएगा। ये क्या लॉजिक बताओ, हम ऐसे बताते हैं क्या, हम ऐसे बताते हैं 57 क्या कह रहे हैं, कैसे 9C489, मतलब कि हर सेक्शन में अगर हाँ, 9 बुक्स है, ऐसे ऐसे यही ऐसे डिस्कशन चलता है ना। हाँ, ये वाला सेक्शन में अगर 9 बुक्स है तो 8 बुक से चूज करनी है, तो 8 9 में से 8 लेना है, तो हर में वो हो जाएगा, मतलब और में वो हो जाएगा। 9 में से 8 चूज करने बुक्स लेनी है, 9 से 8 सर ऑप्शन तो उसके पास 36 है ना, 9 4 होती है, हाँ तो 36 में से 8 करना है ना उसको सिलेक्ट, 9 हाँ। अच्छा नहीं है सर, वो लेकिन वही किया था। अरे आगे उसमें रिस्ट्रिक्शन भी है भाई, हाँ ईच लिखा 36 में से कैसे करना वो है? 9 आइडेंटिकल भी तो है। आइडेंटिकल भी तो है। तुम लोग आंसर देख के बता दो, ऐसे जो तुम लोग जैसे बताते कहाँ है, 32 क्वेश्चन नंबर 57 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बेटा, हो गया 165 आंसर। ऐसे ऐसे बताएंगे हम, लगो दिमाग क्या होगा, क्या सोच है। सपोज कर तुमको आज जाना है लाइब्रेरी में, देखे और मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन है उसको देखा, फिजिक्स वाला सेक्शन देखा, फिर देखा केमिस्ट्री वाला सेक्शन देखा, और कौन सा है बेटा, इंग्लिश का सेक्शन। इसमें तुम्हारे पास 9 आइडेंटिकल बुक्स है, यहाँ पे 9 आइडेंटिकल बुक्स है, यहाँ पे 9 आइडेंटिकल बुक्स है, 9 आइडेंटिकल बुक्स। यू हैव टू सेलेक्ट 8 बुक्स ओनली। फिर यहाँ मल्टी-नॉमिनल वाले कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्या बताओ तो सही। एक मैथ का भी हाँ जी बेटा, सर, पूरा 8 हम मैथ का भी ले सकते हैं, फिजिक्स का भी। हाँ ले सकते हैं, काहे नहीं ले सकते, हमारी मर्जी। तो 8 अगर लेते हैं सर मैथ का, तो फिर फिजिक्स का तो हम नहीं सर, नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबका लेना ही है, नहीं सर। नहीं दिया हुआ है। या तो एक मैथ्स का ले सकते हैं सारे। हाँ, अरे फिर पीछे पलट के देख लीजिए, घर पे पढ़ना चाहिए ना ये सब घर पे पढ़ते हैं लोग। सही तो बोल रही थी, उसको जस्टिफाई तो कर। बिल्कुल सही इस लड़की ने बोला, मल्टीनोमियल यूज करेंगे, यूज होना चाहिए। क्यों करेंगे मल्टीनोमियल? क्वेश्चन ये है ना, हम कह रहे हैं मल्टीनोमियल यूज करो, तो तुम मुझसे पूछोगे ना क्यों। एग्जाम्पल देख के हम बता रहे हैं आपको, ऐसे थोड़े होगा। ये समझे उसको, फीलिंग आई समझ में। फीलिंग ये है कि हमारे पास सेलेक्ट करना है, और हमारे पास 4 डिस्टिंक्ट टाइप की चीजें है ना। तो मान लो हम ये चाहते हैं कि ये वाला बुक हम X1 सेलेक्ट करें, ठीक है। ये वाला बुक कितना सेलेक्ट करें, X1। ये वाला बुक हम कितना सेलेक्ट करें, X2। ये वाला बुक कितना सेलेक्ट करें, X3। और चौथा वाला बुक कितना सेलेक्ट है, X4। और इन सब का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं चाहिए। Isn't it? टोटल हमें कितना चाहिए, 8 चाहिए, ये चाहिए ना। अब तुम्हें जैसे इसने थोड़ा हिंट दिया कि सर हम 8 के 8 बुक एक से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि हम मैथमेटिक्स से 7 ले लें और एक फिजिक्स का ले लें, फिर मैथमेटिक्स से 7 ले लें, एक केमिस्ट्री का ले लें। इसमें नंबर ऑफ केसेस बनाना शुरू करेंगे तो अब ये क्वेश्चन हमारे ऊपर से बाहर निकलना शुरू हो गया। अब क्वेश्चन का थीम आया समझ में कि यू डोंट हैव 36 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसमें से 8 सेलेक्ट कर लेना। 36 से C8 और 9C8 4 फैक्टोरियल इंटू 9C4 फैक्टोरियल लॉजिक। आपको डायरेक्ट बताया कि मल्टीनोमियल यूज होगा, मल्टीनोमियल यूज कर। क्यों करें? तो रीजन क्या है कि हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है,
हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि वी कैन टेक एनी नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम एनी आइडेंटिकल बुक्स। जो 4 कॉम्बिनेशन उसमें से कोई भी ले सकता हूँ मैं। तो जब अपन कोई भी लेंगे, ध्यान से सुनना, जब कोई भी लेंगे तो कितने ले सकते हैं? तो मैथमेटिक्स का एक भी बुक ना ले, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉसिबिलिटी है। 8 पॉसिबिलिटी। उसी तरह फिजिक्स का भी क्या ले सकते हैं? 0 1 सभी 8 ही 2 है। 3 4 5 6 7 8। टोटल में 8 ही होगा सर। मतलब आपको टोटल कितने भी बुक लो, लेकिन फाइनल आपके हाथ में कितने बुक चाहिए? आखिर बुक चाहिए। सारे उठा के नहीं भाग जाना है। यस सर। तो ये मल्टीनोमियल, तो यानी x1 की पॉसिबिलिटी क्या है? x1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x2 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x3 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x4 भी क्या होना चाहिए बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस अब इसी से मल्टीनोमियल में बनाते हैं। तो मल्टीनोमियल क्यों यूज हुआ है समझ में आया? और इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या निकालना है? कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 8n। देखो सॉल्यूशन देख के मत छापो, नहीं समझना, मैथमेटिक्स ऊपर से निकल जाएगा। जब तक यहाँ से फीलिंग नहीं आएगी ना मैथमेटिक्स के, समझ नहीं आएगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। समझो, थीम समझो। कोई फॉर्मूला याद किया था? अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मान लो याद नहीं है, तो मुझे ये पता है कि कंसेप्ट याद है। x रेज़ टू द पावर किस में निकालना? n। किस में? x इसके लिए वेरिएबल यूज करते हैं। x का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? 0, फिर क्या हो सकता है? 1, अब टू कहाँ तक जा सकते हैं? 8 तक ही जा सकते हो। कहना होने के लिए 9 हो सकता है, 9 लेना ही नहीं है। और रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा? 4। अब ऐसे पॉसिबिलिटी देखे मन करे तो 9 तक भी चले जाओ कि x1 की पॉसिबिलिटी कहाँ से हो सकती है? एक बुक ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 9 के 9 बुक उठा ले, है ना? अब इसी को सॉल्व करना है। तो देखो कैसे, इधर वाला एज इट इज चलता है। यहाँ पे क्या लिखते हैं जल्दी से बोलो? 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर 9 रेज़ टू द पावर 4, 1 माइनस एक्स रेज़ टू द पावर -4। ओके सर। अब अगला लाइन में देखो आंसर लिखेंगे सीधा। अच्छा, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आता है, क्या लिखेंगे? 1 माइनस, क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो? 1 माइनस 4c1 एक्स रेज़ टू द पावर 9। अब अगला 9 के बाद 18, 18 के बाद 27। यहाँ पे हमें कहाँ पे जाना है? एक्स रेज़ टू द पावर 8। तो आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? 1 माइनस 1 प्लस क्या होता है? 4c1 x प्लस क्या होता है? 5c2 x स्क्वायर। याद रखेगा। अच्छा, यहाँ से 1, यहाँ से कितना चाहिए? 8 चाहिए। 8 चाहिए तो x का पावर 8 का कोएफिशिएंट क्या होगा? c। यहाँ पे देखो 1 है तो यहाँ पे 1 है, समझाए थे ना? 2 है तो 2 है। तो यहाँ पे 1 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो 8 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा है। तो क्या हो गया? 11c8। क्या हो गया? 11c8। 11c8 का मतलब 11 गुने 10 गुने 9 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 1 गुने 2 गुने 3, 3 3 9, 2 5 10। क्या हो गया? 11 गुने 15 इज इक्वल टू 165। अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या पूछता हूँ, क्या पूछना चाह रहा हूँ? ऐसे क्या होता है, डिस्कशन करोगे ना तो कुछ चीजें निकल के आ जाएंगी, समझ में आ जाएगा। 9c4 कर दे, 3c2 कर दे, नहीं जानना है। अगर ऐसे हुआ रहता, ऐसे अगर हुआ रहता तो आप मेरे से डाउट क्यों पूछते? तो आपने क्या सोचा ये बताओ ना बस, ठीक है? आपने क्या लिखा? तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000? 1000 से ग्रेटर होना चाहिए लेकिन 4000 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। केस बना सर ये हो जाए। करना है, छोड़ दो सर ये हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 couples taking part in a single tournament, number of ways in which they can be paired such that no two real live couple play in the same game. कैसे?
जोर से बोलो ना, डिरेंजमेंट कैसे, क्यों, लॉजिक के साथ डिस्कस करो, मन में जो चल रहा है उसको बोलो ना, जब तक बोलोगे नहीं तब तक जहर कैसे निकलेगा, फुफकार मारता है, जानते हो स्नेक जो होता है, ये रियल स्टोरी बता रहे हैं, मतलब हमें पता है क्योंकि बहुत सारे सांप हमने देखे, तो उसको जब अपना पॉइजन निकालना होता है ना, जब ज्यादा हो जाता है तो जोर जोर से ना अपना सर पटकता है, तो जब तक वो किसी को काटेगा नहीं तब तक जहर नहीं निकलता है। तो आप हर समय काटने के लिए हम लोग थोड़े मिलेंगे, तो उस समय क्या करता है, जोर से वॉल पे मारता है, किसी पे हार्ड थिंग पे मिलता है तो उसका पॉइजन निकलता है, उसको गर्दन पकड़ के दबा दो, पॉइजन मारा जाएगा, ठीक है, इसलिए जहर निकालो, अंदर जहर भर जाएगा, डाउट बहुत ज्यादा बच जाएगा तो क्या होगा, कंफ्यूजन आ जाएगा, कंफ्यूजन क्या है इसमें, क्यों हम डिरेंजमेंट करें, कितना दुखी होगी तुम लोग, बिल्कुल ठीक से बोलो, नॉर्मल होगा, घर में तो ऐसे नहीं बोलते, घर में तो पूरे सबसे, घर का सबसे बदमाशी यही होगा। हाँ बोलो, 15 कपल है, फिर क्या हुआ, अगर वो 15 कपल है उसमें क्या कहते हैं, जो भी 2 लाइफ के पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, अरेंजमेंट अगर उस चीज को रीअरेंज करना है, मतलब अगर ठीक है, वेल उसको कंक्लूड करो, ठीक है, सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, कंक्लूड करो बस, कंक्लूड करना क्या चाह रहे हो भाई, बस टाटा बाय बाय, सही बोल रहा है, और इसी चीज को देखो, अब वही चीज बोल रहा था ये, उतनी बात मैं तुमसे करता, 15 कपल्स कह रहे कोई 2 लोग एक साथ ना करे, तो मान लो कोई 2 कपल है एक साथ ना रहे, यानी 15 लोगों को मैं पहले देख लेता हूँ, 15 का क्या है कि मान लो ए जो है ए बी कपल है, तो ए हो गए मतलब मेल्स हो गए, और वो सामने वाले से ना खेले, तो यानी सही जगह पे पहुंचना क्या है, इसको सही के जगह पे क्या कैसे पहुंचोगे, सही थिंग से क्या करोगे, मतलब बी के साथ खेले, ये तो नहीं करना है ना, उसको उसके साथ नहीं खेलना है, तो इसको ऐसे समझ लो, 15 लोग हैं, 15 चेयर है, हर चेयर पे उनका नाम लिखा हुआ है, हर लोग अपने चेयर पे ना बैठे, 15 फीमेल है, उनके नेम लिखे हुए हैं, 15 फीमेल्स अपने चेयर पे ना बैठे, फिर कहीं n into n minus 1 क्या, मतलब कि अगर n नंबर ऑफ कपल्स है, मतलब लोग हैं, कपल्स नहीं, अब लोग हैं, लोग टोटल 30 हैं, 30 हो गए, और वो क्या कहते हैं अगर अपने कपल से नहीं, अब देखो इसमें 32 देखा, फिर -50, इस पे चारों ऑप्शन पे दिमाग चला गया, पहला कुछ वो और बोला, दूसरा कुछ और बोलेगा, तीसरा हाँ बोलो, हाँ तो फिर क्या हो गया, 30C है, हाँ बोलो, उसके बाद तो मतलब अगर अपने जो पार्टनर उससे नहीं मिला तो जो 14 हो गए, मतलब जो दूसरे लोग बच गए, थोड़ी देर के बाद खुद ही चलो शुरू करो, इसमें पहले वो निकालिए ना कि सेम टीम में होने चाहिए, फिर उसको टोटल से माइनस कर दीजिए। तो करो ना, फाइनल बताओ तो सही, मैंने समझाया, उसके बाद नया समझाया, समझ में आया कि 15% है, क्वेश्चन को एक बार और रीड करो, क्वेश्चन है दिमाग में, रीड करो बार बार क्वेश्चन, नहीं तो सुनो ध्यान से, सुनो एक बार क्वेश्चन सुनो, देयर आर 15 कपल्स टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल टूर्नामेंट, सिंगल टूर्नामेंट, सिंगल टूर्नामेंट कभी समझ तो इसका मतलब क्या होता है, एक और एक खेलेगा, सिंगल टूर्नामेंट यानी एक के साथ खेलेगा, ओके, जानते हो ना, सिंगल्स डबल्स जानते हो ना, अच्छा, कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन बी पेयर्ड, दे कैन बी पेयर्ड, यानी उसको 2 लोगों को आपस में खिलाना है, इस तरह से खिलाना है कि नो 2 रियल लाइफ कपल, अब जिंदा आदमी खेलेगा, ये रियल लाइफ कपल, ऐसा थोड़ा है कि एक आदमी भूत के साथ जाके खेलेगा,
ये सब शब्द डाल के ना जबरदस्ती तुमको कुछ सोचने पे मजबूर करता है। रियल लाइफ कपल, इमेजिनरी लाइफ कपल होता है कभी? ये किस जमाने की बात कर रहे हैं? ये तो आज से 2-4 हजार साल बाद में होगा। No two real life couples play in the same team. ठीक है, तो you have to rearrange all the person. ठीक है, तो क्या हो गया? तो देखो आंसर ठीक करो। 15 में 15 को rearrange करना है, क्या होगा? देखो, हाँ, फिर आंसर देख के देखो। मारा हुआ है कि कब के पीछे पड़ रहा है। यही आंसर। मैंने आंसर इससे यही पूछा कि तूने कैसे किया ये वाला क्वेश्चन। रीअरेंजमेंट से हो गया था। रीअरेंजमेंट ठीक पता है। rearrange कैसे, क्यों? तो क्या हो गया कि हमारे पास इसको हम बहुत सिंपल तरीके से सोचे कि भैया ये 15 लोग हैं, ध्यान से देखो। 15 लोग हैं, 15 पर्सन है, 15 चेयर्स है। ठीक है, हर चेयर पे नाम लिखा हुआ है, कोई अपनी चेयर पे ना रखे। तो सारे के सारे लोगों को क्या करते हैं? रीअरेंज, यानी अपने पेयर के साथ ना अकेले अपने चेयर पे ना बैठे, अपनी जगह पे ना बैठे। तो क्या लिखते हैं? 15C5 15 इंटू क्या लिखेंगे? 15 फैक्टोरियल, NCN इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ऐसे करके जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 1/15 फैक्टोरियल। 15 से 15 का वैल्यू 1। तो उसका रीजन क्या है रीअरेंजमेंट कराने का? अपनी चेयर पे ना बैठे, या अपने कपल के साथ ना खेलो। अबे तुम्हारे मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा, हमारे पापा जी ना किसी दूसरे के मम्मी के साथ ना खेले, बस हो गया। मतलब दूसरी की मम्मी के साथ अपनी मम्मी के साथ ना खेले, बस हो गया। यार ये सिंपल है, गाने में ले लो। अब ये तुम्हें मैं कहूँगा लगेगा ऑफेंसिव लगेगा। एक सिंपल है, तुम्हारे घर में मान लो भैया भाभी है, मम्मी पापा है, दादा दादी हैं, उनसे तुम टीम बना रहे हो, सिंगल्स मैच करवाना है। दादा दादी के साथ ना खेलने भाई, दादा ना बहू के साथ खेल रहे तुम्हारे। समथिंग कुछ, हाँ ये कुछ अजीब टाइप की चीज है। तो ऐसे एग्जांपल नहीं दे पाएंगे ना, कुछ हमारे भी रेस्ट्रिक्शन है ना, क्लास है ना, अकेले मिलो एग्जांपल बढ़िया बढ़िया। दिस इज अ रियल लाइफ स्टोरी कि एक शादीशुदा और उसकी गर्लफ्रेंड वो, ठीक है। चलो सर 62 में लिखा हुआ है 62 में ना, इसमें लिखा हुआ मैन इन मेजॉरिटी, तो इसका मतलब क्या है? बहुमत। अरे यहाँ पे बताओ मैन मेजोरिटी में है कि मतलब कितने? नहीं बताओ ना, है कि नहीं? कैसे पता चला? नंबर ज्यादा है। नंबर ज्यादा है, तो जब तक नंबर ज्यादा रहेगा तब तक मेजोरिटी में। इसको बाहर निकालना है। अब देखो ध्यान से, 3 गर्ल्स है, इस 4 को बाहर निकाल दिया। 1 2 3 4 इन चारों को बाहर निकाल। अभी क्या है? मेजोरिटी में बॉयज है कि नहीं? 4 है ना, 4 है ना। अच्छा इसको ले लिया तब भी है, इसको ले लिया तब भी है, इसको ले लिया तब भी है, इसको ले लिया तब भी है। यानी इनसे नंबर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो सबको कहीं 2 रखा, आपका मेजोरिटी में सबको हटा दिया, तब तो गर्ल्स में तो 3 रख दिया, क्या इक्वल मेजोरिटी होगा? तो बराबर हो जाएगा ना, बराबर। इक्वल में नहीं लेंगे तो क्या हो गया? 12 कह रहा है कि कमिटी ऑफ 12 फॉर्म फ्रॉम 9 वुमेन एंड 8 मैन। ठीक है, 12 के बनाना है तो 8 के 8 इंसान को ले लिया हमने, 4 वुमेन ले लिया, 7 और 5 और 6 और 8 4 7 5 बस। और कौन? 6 थोड़ा होगा, 6 इक्वल हो जाएगा। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, 8 के 8 इंसान है, बाकी सभी इंसान है। इंसान तो दोनों ही है, 8 मैन एंड 4 वुमेन, 7 मैन एंड 5 वुमेन, हो गया। और 6 में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, तो मेजॉरिटी की बात रहेगी नहीं। तो खत्म ये। और कौन सा क्वेश्चन है भाई?
65 तो नहीं आता है. A man has 3 friends. The number of ways he can invite one friend every day for dinner on 6 successive nights. 30 दिन से ज्यादा का है. अच्छे बोल रहे सर इसमें. ना सर आपके लिए कहा. ये आपके लिए नहीं, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना. जब तक मैं एक चीज में बताऊँ याद वाला नहीं करता, ये होता ही नहीं मुझसे. क्वेश्चन भी पढ़ता हूँ फिर सोचता हूँ फिर हर बार हर साल यही होता है. और सब 2-4 क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में रखा जाता है. फिजिक्स वाले सर भी यही कहते हैं. वो नहीं होता है, इसमें बैठ के थोड़ी याद करना. इसमें कह रहा है कि a man has 3 friends, उनके 3 दोस्त हैं, और the number of ways he can invite one friend every day for dinner. ठीक है. 6 successive night, मतलब 6 successive night, यानी हमें क्या करना है. अच्छा, और इसमें कह रहा है क्या successive so that no friend is invited more than 3 times. मतलब हमारे पास क्या है कि x1 जितने, मान लो फर्स्ट फ्रेंड हमारा x1 डे पे है, सेकेंड फ्रेंड भी x1, x2, x1, x2, x3, इतने दिन हमने बुलाया. तो कह रहे नॉट मोर देन 3 days, यानी x1 हो सकता है कि हम ना बुलाए किसी को, मतलब एक को 3 दिन बुला लिया. मेरे 3 दोस्त थे. जैसे हो गया संस्कार के 3 दोस्त. ठीक है, इनको रात में बुलाना है 6 रात, और इनके खाना खिलाना. ठीक है. अब इसने क्या किया, इसकी मर्जी. इसने क्या किया कि श्रेय को बुला लिया, हर्ष को बुला लिया. 3 दिन श्रेय को बुला लिया, 3 दिन हर्ष को बुला लिया. तो मानस के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, ना भी बुलाए तो 0, नॉट मोर देन 3 है तो 3 बार तो बुला सकता है. तो 6 रात तो खत्म हो गया, एक दिन में एक ही को बुलाना है. तो यानी 1% 0 हो सकता है, और मैक्सिमम ऐसा तो हो नहीं सकता श्रेय को 4 दिन बुला ले, हर्ष को 2 दिन बुला ले, ये नहीं हो सकता है. तो मैक्सिमम 3 हो सकता है. तो यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 मिला के क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए. क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए. और x1 के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3. समझ गया? क्या समझ में? नहीं, कुछ नहीं आया समझ में. तो क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के इक्वल होना चाहिए. और x1 की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, x रेज 0, x रेज टू द पावर 1, x रेज टू द पावर 2 और प्लस x रेज टू द पावर 3 और होल रेज टू द पावर 3. कर लोगे. और वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 6. और ये टर्निंग निकल थोड़ी देर x रेज टू द पावर 6. ठीक है. तो क्वेश्चन देखो, सारे कंसेप्ट पढ़ लेना, क्वेश्चन में लगेगा कैसे. क्वेश्चन पढ़ने के बाद अंडरस्टैंड करो, समझो, फिर लगाओ. अब इसमें ये सोचोगे, अच्छा मान लो उसमें ऐसे भी कुछ लोग सोचते हैं पहले दिन हमने तीनों को बुला लिया. देखो गलत कैसे सोचते हैं. दूसरे दिन भी तीनों को बुला लिया, तीनों 3C1 3C1 3C1. अच्छा, तीसरे दिन भी 3C1, चौथे दिन भी 3C1, 5वें दिन भी 3C1. पर कर क्या रहे हैं, इसका मतलब कुछ है ही नहीं. 3C1 हम क्या कर रहे हैं, तो 3 में से एक सेलेक्ट कर रहे हैं. कोई भी सेलेक्ट हो सकता है. तो उसमें क्या हो, रिडंडेंसी हो रहा है, काउंटिंग क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. उसमें 3C1 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 कर रहे हो ना, तो हो सकता है एक ही बंदा 6 दिन बोल आ रहा है. तो रिडंडेंसी को रोकना है, टू द पॉइंट सोचना. चलो और कौन सा, ये तो नहीं आता, ये तो आज तक नहीं आया. जिसने नहीं ऐसे कैसे छोड़ दी, मुझे नहीं पता. नहीं, इसको जिसने बनाया है ना, वो एक नंबर लेके बनाया है और खूब सारा एडिशन किया है. 17-18 नंबर है, 18-22 आंसर है. इसके कोई लॉजिकल नहीं है. इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी की बात करें, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/n. अच्छा, 1/n होना चाहिए. और यहाँ पे कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन. तो एक पॉसिबिलिटी ले लिया, n की वैल्यू 2 ले लिया. ठीक है, तो 2 ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2. 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/2. और xy दोनों क्या है, नेचुरल नंबर. ऐसे कौन से नंबर है जिसको दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा. ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर, 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू
1/2। हाँ, दोनों क्या दिया हुआ है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हाँ, तो x और y की वैल्यू होगी 1/4 प्लस 1/5। और बताओ, और कोई हो सकता है? इसको फिर हाथ खाली है, इसको कान पकड़ के घुमा के बताओ कि 0.6 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। 1/4 में 4 नेचुरल नंबर, 0.66/10 3/5 बोल ले। अब 1/2 के लिए हुआ, और फिर उसी तरह 1/3 के लिए, उसी तरह 1/4 के लिए, इसके लिए बड़ा सारा नंबर है। नहीं करना, इतना ज्यादा नहीं करना। ओके, इस क्वेश्चन को आराम से किसी दिन फुर्सत में रहेंगे ना, तो उस दिन जब खेलने को कुछ नहीं मिले, जब सिलेबस खत्म हो जाता है ना, तो कुछ रहता है, तो बच्चे जिस दिन नहीं आते, कम आते, सिलेबस रहेगा तब को। लेवल 2 में कहाँ तक पहुँच गए? कहाँ तक, किस क्वेश्चन तक कर लिए? सच बताना, कहाँ तक कर लिया अटेम्प्ट? कहाँ तक अटेम्प्ट कर लिया? इसका मतलब कोई नहीं, सारे नहीं हुआ, इसका मतलब यही पूछ रहा हूँ मैं। जो आए वो कर लिए 8 तक। कहाँ तक अटेम्प्ट कर लिया, किस क्वेश्चन तक? फिर तुम सीधा आंसर दो। सेक्शन ए पूरा अटेम्प्ट कर लिया, 8 तक किया, तो 15 तक क्यों नहीं किया? 15 तक अटेम्प्ट कर लेना है ना, कि 8 पे लेके अटक जाना है, हैं? देखो, अटेम्प्ट करके आओ, हर क्लास में 10 मिनट दे देंगे, 2-4 क्वेश्चन बता दो, और 2 से ज्यादा नहीं। अब ये मत करना कि मेरा नहीं बताया, ठीक है? अगले क्लास में लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक 2 क्वेश्चन बताएंगे। सर अभी बस 8 2 क्वेश्चन बताए। अरे अभी उसको टाइम देना 15 मिनट, खाना भी खाना हो। हाँ, ये किसका है? चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नहीं बेटा, थैंक यू सर।